क्लेवर्टस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड शांति से अपने इलाके में जी रहा था, पर जैसे इंसानों को जंगलों पर कब्जा चाहिए, वो उसके इलाके पर भी कब्जा करने निकल पड़ते हैं और इसका नतीजा क्लेवर्टस को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको परलोक पहुंचाने के बाद पूरी ह्यूमन रेस को खत्म करने निकल जाता है। और उसके तबाही के दौरान एक माँ अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगती है, क्योंकि अपना राक्षस दरिया दिल था वो इसके लिए मान जाता है और अब उसे अपनी असलियत छुपाकर ह्यूमंस के बीच में इसे बड़ा करना होगा। एक हीरोज का ग्रुप घने जंगलों में जा रहा है ताकि वो उस डीमन को खत्म कर सके। उन सबके पास पावरफुल वेपन्स है जिन्हें जिन्हें रेजिलिया कहा जाता है, जो कि स्पेशल वेपन है और वो ह्यूमंस के बनाए हुए किसी भी वेपन से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जैसे ही वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं, उनका ड्राइवर कुछ बीस्ट का खाना बन जाता है। ये देखकर सारे हीरोज वहां से बाहर निकलते हैं और अपने वेपन्स का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए बीस्ट के ठिकाने की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा हाइड्रा मिलता है, जिससे स्टीफन अपनी ब्लेड की मदद से काट देता है और अपने कटे हुए सर से वो स्नेक भी स्टीफन को काटने जा रहा था। लेकिन एन वक्त पर एलिशा अपनी तलवार को उसकी आंखों में घुसा देती है, जिससे स्टीफन बच जाता है। अभी तक सारी चीजें उनके लिए बहुत स्मूथ चल रही थी और अब क्योंकि सारे कमजोर मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, वो साउथ के बीस्ट लॉर्ड को ढूंढने लगते हैं और उस एरिया के सेंटर में उन्हें अपने सामने ही क्लेवेटस दिखता है। और अब क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन का समय था, वो थोड़ी अपनी पावर्स की झलक दिखाता है, लेकिन उसे देखकर भी उनके गधे लीडर को लगता है कि वो अपने ही वेपन से उसे हरा सकते हैं। लेकिन फालतू के भाषण ने आज तक किसकी जान बचाई है, तो सबसे पहले क्लेवेटस उसे ही मारता है और ये देख के भागने की जगह उनका टैग सीधा उस पर हमला करने पहुंच जाता है। और क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहा था, तो क्लेवेटस उसके दिमाग को ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और अब उन सभी गंधों को पता लगने लगा था कि वो उसे नहीं जीत सकते। एलिशा को पता लगता है कि क्लेवेटस उनकी शैडो से उनके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। वो एक एक करके सबको मारने लगता है, इसकी वजह से वो उसके अटैक से बच भी जाती है। इसी दौरान एक हीरो एक अर्थ गोलम को समन करता है, लेकिन वो ग्राउंड भी क्लेवेटस के कंट्रोल में था, तो वो अपनी पूंछों से ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वही उससे लड़ते हुए क्लेवेटस सोच रहा था, इनके जितने कमजोर ह्यूमंस मेरे इलाके में पहुंच कैसे गए। इसके बाद वो बाकी के हीरोज को भी खत्म कर देता है और अब सिर्फ एलिशा बची थी। वो किसी तरह उसके अटैक से बचते हुए उसके पास पहुंच जाती है। उसकी तलवार से उसकी सींग पर बस हल्का सा स्क्रैच आता है। क्लेवेटस बोला, ये ह्यूमंस करना क्या चाहते हैं? 1000 सालों से मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, लगता है इसका जवाब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, पर उससे पहले इस चूहिया को खत्म करो। एलिशा को खत्म करने के बाद क्लेवेटस ह्यूमंस की किंगडम में पहुंच जाता है। उसे ह्यूमंस को जिंदा छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ह्यूमंस को उसको उंगली नहीं करनी चाहिए थी, तो अब वो पूरी दुनिया से ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है। और मरने से पहले उस हीरो की बातों से उसे पता लगता है कि उन्हें किंगडम ऑफ हाइना ने भेजा है। किंगडम के आर्चर्स वहां पर आकर उसके ऊपर शूट करने लगते हैं, पर उनके एरोस से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो घरों को डिस्ट्रॉय करता हुआ उनके किंग की कैसल की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो लोग फिर भी उसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करते, इसलिए वो उन्हें ठिकाने लगा देता है। जब कैसल के गार्ड क्लेवेटस को आता हुआ देखते हैं, तो वो अपने वेपन्स को तैयार करते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर उनके वेपन्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। एक गार्ड किंग को सारी चीजें बताने आता है, पर उसने पहले ही सारा शोर शराबा सुन लिया था। किंग बोला, लगता है हाइन के वेपन्स अभी उतने ताकतवर नहीं थे, मुझे मेरी मौत से कोई नहीं बचा सकता, पर मरने से पहले मुझे हाइन की फ्लेम्स को सील करना होगा ताकि वो कभी ना बुझे। वही ह्यूमंस उसके ऊपर अटैक करना जारी रखते हैं। क्लेवेटस को लगता है उन हीरोज के पास कुछ अलग वेपन था, उनके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इन कीड़ों की ताकत बढ़ने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ किंग उस फोर्ज को सील करने जाता है, लेकिन तभी छप्पर फाड़कर वहां पर क्लेवेटस पहुंच जाता है। वो बोला, मैं सिर्फ तुम्हारी नेशन नहीं, दुनिया के इंसानों का नामो निशान मिटाने निकला हूँ, और उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तो वहाँ चैन से था, फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? किंग बोला, तुम ये कभी नहीं समझ सकते, इंसानों का एम्बिशन एक मॉन्स्टर कैसे समझ सकता है। इतने घटिया आंसर के लिए वो उसका सर काट देता है और फिर बाकी के ह्यूमंस को खत्म करने के लिए वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी उस बच्चे की माँ उसे आवाज लगाती है, जो कि मलबे के नीचे दब गई थी, और वो उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए कह रही थी। क्लेवेटस बोला, तुम्हारे सर पर गहरी चोट आई है क्या? तुम भूल गई ये सब कुछ मैंने ही किया है और मैं तो ह्यूमंस को ही खत्म करने जा रहा हूँ, तो उनके एक बच्चे को मैं भला क्यों बचाऊंगा? लेकिन वो कहती है कि वो बड़ों की गलती की सजा एक छोटे बच्चों को नहीं दे सकता, उसने तो कुछ किया ही नहीं। क्लेवेटस को कोई फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा है या फिर बड़ा, क्योंकि उसके लिए सारे ह्यूमंस बराबर है। लेकिन फिर भी वो उसकी रिक्वेस्ट पर उससे कहता है कि वो साबित करके दिखाए कि वो बच्चा बचाने लायक है। लेकिन वो जानती है कि क्लेवेटस के सामने कुछ प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो उस बच्चे को बचाता है तो उससे खुद ब खुद
खुद पता लग जाएगा कि ये बच्चा बचाने लायक क्यों था। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और क्लेवर्टस वहां से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुड़कर वापस आता है। उसने सोचा उसकी लंबी जिंदगी के मुकाबले इस बच्चे की जिंदगी कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए वो उसे बचाने का डिसाइड करता है। एथिया में 5 ह्यूमनॉइड रेस है, जिसमें सबसे पहले डंक्स, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है और वो स्किल्ड आर्किटेक्चरल टैक्टिशियंस है। उन्होंने डंक प्लेन्स को स्प्लिट करके दो बड़ी नेशंस बनाई है। स्लेडन वो लोग है जो पानी के पास रहते हैं और गाइड्स अपने हंटिंग के लिए जाने जाते हैं। और बेंटी थोड़े जानवरों जैसे ह्यूमंस है, जो कि अकेले अकेले बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी भी इस पर डिपेंड करती तब भी वो साथ में काम नहीं करते। और आखिरी में था किंगडम ऑफ हैंड्स, जो कि अपने वेपन्स के लिए जाना जाता है। और इस बॉर्डर के चारों तरफ अंधेरा है, जहाँ सारे डार्क बीस्ट रहते हैं, जहाँ पर 4 बीस्ट लॉर्ड का राज है और उनमें से एक क्लेविटस है। दूसरी तरफ केव में वो बच्चे के साथ में पहुंच गया था और जितने भी मॉन्स्टर उसे खाने का तैयार थे वो उन्हें डरा देता है, जिसके बाद वो सो जाते हैं। लेकिन तभी वो बच्चा भूख के मारे चिल्लाने लगता है, तो क्लेविटस उसे अपनी थोड़ी एनर्जी दे देता है। पर अब वो कंफ्यूज हो रखा था, बीस्ट लॉर्ड अब इंसानों को हगा हुआ साफ करेगा, तो वो उस बच्चे को उठाकर एक गड्ढे में रख देता है, जो कि स्पाइडर से भरा हुआ था। उन्हें देखकर बेचारा बच्चा रोने लगता है, लेकिन वो स्पाइडर से पूप खाते हैं और उसकी साफ सफाई होने के बाद वो उसे उठा लेता है। लेकिन उस बच्चे का रोना बंद ही नहीं होता। वो उसे खाई के नीचे फेंकने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो बीस्ट लॉर्ड था, तो अपने डिसीजन से पीछे कैसे जा सकता है। उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसे ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां पर जाता है जहां वो उन हीरोज से लड़ रहा था। कुछ देर बाद एलिशिया को होश आता है और वो कंफ्यूज हो रखी थी, क्योंकि उसे अपनी मौत पक्के तौर पर याद है। तभी उसकी नजर क्लेविटस पर जाती है और उसे देखते ही वो अपने तलवार को पकड़ने जाने लगती है, पर क्लेविटस उसे बताता है कि उसने पहले ही सारे वेपन्स नीचे फेंक दिए हैं और साथ ही उसके साथियों की बॉडीज भी। वो बोला, मुझे तुम यूजफुल लग रही थी, तो तुम्हें मैंने जिंदा कर दिया। तुम एक जिंदा लाश हो और सिर्फ इसलिए चल ही रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी डार्क एनर्जी है। अब फालतू की बातें बहुत हो गई, चलो मुझे दूध दो। एलिशा को थोड़ा टाइम लगता है, पर वो समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है, पर ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, तो वो उसके साथ थोड़ा जबरदस्ती करने लगता है। कुछ देर की शांति के बाद उसे पता लगता है कि ये जरा भी काम नहीं कर रहा है और एलिशा उसे बताती है कि ये तो होना ही था, वो कभी माँ जो नहीं बनी। और उससे ज्यादा वो ये देखकर कंफ्यूज थी कि क्लेविटस जैसी चीज एक इंसानी बच्चे को क्यों बचा रही है, पर उसे एक्सप्लेन करने का टाइम उसके पास नहीं था। तो वो बोला, तुम दूध नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी और तरीके से यूजफुल बनना होगा। मैं इस बच्चे को अपनी एनर्जी दे सकता हूँ, तो ये मरेगा तो नहीं, पर हमेशा इसे भूख लगी रहेगी। तुम बताओ मुझे, क्या दूध देने का कोई और तरीका है? एलिशिया उसके किसी भी कमांड को डिसओबे नहीं कर सकती थी, तो वो उसे बताती है कि उन्हें उस बच्चे के लिए एक नर्सिंग मदर ढूंढनी होगी, पर इसके लिए उन्हें ह्यूमंस के टाउन में जाना होगा और अगर वो इस फॉर्म में वहां गया तो डर के मारे सारे भाग जाएंगे। तो क्लेविटस ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और जितना उसे याद था वो उसकी मदर के जैसे ही दिखने की कोशिश करता है और अपना नया नाम क्लेन रखता है और बच्चे का लूना। और एलिशा से कहता है कि सबसे पास वाले विलेज में लेकर चले। रास्ते में रुककर एलिशा बच्चे को और उसके ब्लैंकेट को धोने लगती है, लेकिन ब्लैंकेट पे उसके हाइडन का रॉयल क्रेस्ट दिखता है। वही बच्चे की साफ सफाई के दौरान क्लेन चिक चिक करता ही रह जाता है, जिसकी वजह से एलिशा को लगने लगता है जैसे वो उसकी सास हो। दूसरी तरफ हेडन की तबाही के बाद इस घटना की जानकारी आसपास फैल चुकी है और एक स्काउट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर भेजा जाता है। वो बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि एक डार्क बीस्ट ने ये सब कर दिया। यही वजह है कि मैं बीस्ट लॉर्ड के ऊपर हमला करने के खिलाफ था और टाइमिंग कितनी खराब थी इन सब की। इसके अगले दिन ही क्राउन प्रिंसेस अपने बेटे के साथ यहाँ से भागने वाली थी। और याद है मैंने डंक्स के बारे में बताया था कि वहाँ 2 किंगडम्स है, एक का नाम है मेस्लिन और दूसरे का नाम बोलियट। और यहाँ पर बोलियट के लोग आए हैं, वो जानते हैं कि मेस्लिन भी यहाँ पर जल्दी आने वाले होंगे, क्योंकि वो भी हाइडन की फैमिली के सीक्रेट वेपन्स फोर्जिंग टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलिशा क्लेन से पूछती है कि क्या वो जानता था कि लूना रॉयल्टी से बिलोंग करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहना क्या चाहती है। तो वो उसे बताती है कि वो ब्लैंकेट रॉयल फैमिली का क्रेस्ट है, यानी सिर्फ वही लोग इसे यूज कर सकते हैं। क्लेन बोला, हाँ, जिस औरत ने मुझे इसको दिया था वो इस कैसल की दीवारों के नीचे दबी थी, पर इससे मेरे प्लान्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिशा बोली, कैसल की दीवारें, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो बोला, मैंने तुम्हें बताया नहीं, हाइडन खत्म हो गया। एलिशा को यकीन नहीं होता कि उसने पूरे किंगडम को खत्म कर दिया। वो बोला, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने मुझ पर पहले हमला किया था? वैसे भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर एलिशा उसे बताती है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर उसने हाइडन के सभी लोगों को मार दिया है तो लूना आखिरी रॉयल्टी है। इसका मतलब बहुत सारे लोग उसके पीछे आएंगे। उसने पूछा, पर लोग इसके पीछे क्यों आएंगे? तो एलिशा बताती है कि हाइडन की रॉयल फैमिली के मेंबर्स उस फोर्जिंग तकनीक का यूज कर सकते हैं जिससे हाइडन की वेपन्स
बनते हैं, लेकिन इतना बोलते ही उसकी दिमाग की घंटी बज जाती है। उसने जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। इस पर क्लेन बोला, अभी तक मैंने नहीं सोचा था मैं लूना के साथ क्या करूंगा, लेकिन मैं इसे ह्यूमंस का नया किंग बना सकता हूँ और पीछे से सारी चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर ह्यूमंस ने ज्यादा उछलने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा के लिए खत्म भी, लेकिन अभी भी उन्हें लूना के लिए दूध ढूंढना था। तो वो एलिशिया से कहता है कि जल्दी आगे बढ़े। एलिशिया सोचती है, मुझे नहीं पता वो बच्चे की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो शायद वो कॉन्टिनेंट के सभी इंसानों को मार देगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस बच्चे को सेफ रखना है। लेकिन तभी क्लेन पर एक बंदा हमला कर देता है, जिसके बाद वो चारों तरफ से घिर चुके थे। एलिशिया ने सोचा, इन गधों को पता ही नहीं इन्होंने क्या किया है, अब ये सब के सब मरने वाले हैं। लेकिन तभी क्लेन नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। ये देख एलिशिया हैरान हो जाती है। उन्हें एलिशिया की चीख पसंद नहीं आती, तो वो उसके सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देते हैं। इसके बाद एलिशिया को कैरेज में होश आता है, जहां वो देखती है कि क्लेन बड़ा ही शांत बैठा हुआ था और वो ये देखकर हैरान थी कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा था। वो बोला, जब तक लूना ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता। एलिशिया बोली, मुझे एक बात बताओ, क्या इंसान में ट्रांसफॉर्म होने पर तुम्हारी ताकत भी कम हो गई? इतनी जल्दी कैसे गिर गए तुम? वो बोला, मुझे नहीं पता था कि इंसानों का सर इतना ज्यादा कमजोर होता है, तो फिक्र मत करो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। एलिशिया बोली, तो ठीक है, पर अभी तक हम यहाँ पर बंधे क्यों है? क्लेन बोला, जब तक लूना किंग नहीं बन जाता मुझे इंसानों में छुपकर रहना है, इसलिए मुझे उनके बारे में और जानना होगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ चल क्या रहा है? एलिशिया बोली, जिन लोगों ने हमें किडनैप किया है वो बैंडिट्स है, जो लोगों को अगवा कर गुलाम के तौर पर बेचते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमंस से थोड़े ज्यादा ही ताकतवर होते हैं, पर बहुत गिरे हुए। पर तुम्हें ह्यूमंस को इन्हें देखकर जज नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो उन बैंडिट्स के बेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लोगों को उतारा जा रहा था। एक बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैंडिट उसके ऊपर अपना चाकू फेंक कर उसे रास्ते में मार गिराता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और चुपचाप उनकी बातें मानने लगते हैं। तभी एक औरत क्लेन को आवाज लगाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक बच्चा है, तो वो नेल को बुलाती है। उसकी आवाज सुनकर वो डर के मारे गिर जाती है और गिरते गिरते ही उससे माफी मांगने लगती है। वो औरत नेल को डांट लगाती है, लेकिन जैसे ही वो लूना को देखती है उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। दूसरी तरफ एलिशिया को वो ब्रोकू के पास लेकर जाते हैं, जो कि उनका टेम्पररी बॉस है, क्योंकि जेजैक अभी डंजन में गया हुआ है। लेकिन उनमें से कोई भी बैंडिट उसे बॉस बुलाने को तैयार नहीं था। लेकिन उन्हें लाइन में लाने के लिए ब्रोको एक ट्रोल को उनके सामने लेकर आता है, जिसे देखकर एलिशिया हैरान हो जाती है, क्योंकि ट्रोल्स काफी ताकतवर होते हैं और उन्हें ट्रेन करना आसान काम नहीं है। वो रेड स्टोन वाले बैग को निकालता है। वो बोला, हमने सुना था कि हाइडन के किंगडम ने कुछ हीरोज को क्लेवेटस को मारने के लिए भेजा था, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया और इसके चक्कर में उनका किंगडम भी तबाह हो गया। जो हमने बातें सुनी है तुम उनमें से एक हीरो जैसी लगती हो, और ये स्टोन्स इतने प्योर तो कहीं नहीं मिलते हैं। वो उसके ब्लेड को देखकर हैरान थी, क्योंकि रेड स्टोन से वेपन सिर्फ हाइडन की रॉयल फैमिली ही बना सकती है। ये ब्लेड तो नकली है, पर ज्यादातर लोगों को इसके फर्क के बारे में पता ही नहीं, तो हमारा काम मस्त चल रहा है। और अब क्योंकि रॉयल फैमिली मर चुकी है, असली ब्लेड्स बनेगी ही नहीं, इसका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। तुम तो हीरो हो ना, बाकी के हीरोज के वेपन्स कहाँ है? वो बहुत महंगे दाम में बिकेंगे। लेकिन एलिशिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती, तो वो अपने बंदों से कहता है कि वो इसे टॉर्चर करे और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो इसके साथ मजे कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्लेन रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और नेल बच्चे को फीड कर रही थी, लेकिन तभी एक बंदा आकर उसके ऊपर बियर के लिए चिल्लाने लगता है और जब वो उसे बियर देने जा रही थी तब वो उसे लात भी मार देता है। वही क्लेन को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो उसे जो भी कहते थे वो चुपचाप कर देता है। इसके बाद नेल जब बियर ला रही थी तब जानबूझकर कुछ लोग उसे गिरा देते हैं और उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगते हैं। जब उनका मन भर जाता है तब वो वहां से जा रहे थे, तो उन दोनों को क्लेन मारने के बाद उनकी बॉडीज को भी साफ कर देता है। इसके बाद वो नेल के पास जाकर उसे बताती है कि लूना को फिर से भूख लगी है। आगे क्लेन के पूछने पर वो बताती है कि उसे अपने फादर का पता नहीं है और वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन उसके साथ भी यही सब चीजें होती रहती थी और अब तो उसे अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं है। जब वो 12 साल की थी उसकी माँ गायब हो गई, जिसके बाद उन सभी का एब्यूज उसकी तरफ आ गया। इसकी वजह से उसके कई दांत टूट गए और वो एक कान से बहरी भी हो चुकी है। इसके बाद जब से वो सिस्टर कम से मिली, उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। बैंडेज भी अब उसे ज्यादा परेशान नहीं करते हैं और अब उसका काम सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना है। क्लेन बोला, लेकिन सिर्फ माँ ही दूध दे सकती है ना, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है? नेल उसे बताती है कि उसका भी एक बच्चा हुआ था, लेकिन पैदा होते ही वो मर गया। उसके बाद उसमें जीने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसे होश आया एक छोटा बच्चा दूध पी रहा था। इसके बाद पिलाने के लिए उसके पास और भी बच्चे आने लगे और इस तरह से वो नर्सिंग मदर बन गई। वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई, लेकिन वो किसी और बच्चे को भूखा
नहीं मरने देना चाहती। मैं ह्यूमंस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता और तुम पर शायद कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ यहाँ से जाना चाहोगी? उसकी बातें सुनकर नेल हैरान थी और थोड़ी खुश भी, और वो उसे याद दिलाती है कि वो भी एक स्लेव है और वो यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एलिशा को वो बैंडिट्स एक ब्रिज के ऊपर ले आते हैं, जहाँ से नीचे वो एक बंदे को देखती है। वो भी एक स्लेव है, जिससे बैंडिट्स कहते हैं कि अगर वो पानी से वेपन्स को ले आता है तो वो उसे यहाँ से जाने देंगे। इस उम्मीद में वो पानी में कूद जाता है। ये देखकर एलिशा चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि वो जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि इसके अंदर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड के बाद ही वो मॉन्स्टर उसे बाहर लेकर आते हैं और वो उसके वाइफ के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये सब देखकर एलिशा दुखी थी, लेकिन वो सारे बैंडिट्स हंस रहे थे। 300 साल पहले फ्लड्स की वजह से ये मॉन्स्टर्स यहाँ आ गए थे। उस जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो इनसे लड़ने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो भी इन्हें नहीं हरा पाया। तब तो ये जमीन पर थे, अब इस जगह पर पानी भर गया है, इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। वही उस हीरो की फाइट के बाद उसका वेपन यहीं पर रह गया था, जिसे स्ट्रीम स्प्लिटर भी कहा जाता है। वो बैंडिट उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनके दूसरी तरफ कुछ और बैंडिट्स आ जाते हैं, जिनमें से एक संकी बंदा ब्रिज के ऊपर कूदकर एलिशा के पास आ जाता है और वो उसके साथ ऐसी चीजें करना चाहता था जिससे वो रात भर चिल्लाएगी। ये सब सुन के एलिशा को गुस्सा आ जाता है और ना चाहती हुए भी क्लेविटस के कर्ज का शुक्रिया अदा करती है और अपने शोल्डर को डिसलोकेट करके अपनी हथकड़ियों से उसके सर को कुचल देती है और फिर उसके ब्लेड से ही रूप को काट कर नीचे कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से एलिशा और उस बैंडिट दोनों की ही मौत हो जाती है। एलिशिया को मरा हुआ देखकर सारे बैंडिट्स डरने लगते हैं, क्योंकि अगर बॉस को इसके बारे में पता लगा तो वो उन्हें तालाब के मॉन्स्टर का खाना बना देगा। वही एलिशा अभी भी जिंदा थी, बस बॉडी की टूटने की वजह से अपनी गर्दन के नीचे वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसका खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था। तभी उसका ब्लड अचानक से उड़ने लगता है और उसके सामने छोटा क्लेवेटस आ जाता है। उसे इतना छोटा सा देखकर एलिशा हैरान हो जाती है। वो बोला, मेरा साइज इतना छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारे अंदर ब्लड मैजिक से मैनिफेस्ट किया है। इसी ब्लड से तुम्हारी मॉर्टल बॉडी जिंदा है। अगर तुम्हारा सारा खून बह गया तो तुम मारी जाओगी, पर फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे काम की हो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। एलिशा उसे पूछती है कि उसने अभी तक उसे हील करना शुरू क्यों नहीं किया। वो बोला, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हील कर दूंगा। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। मुझे लूना के लिए एक परफेक्ट आया मिल चुकी है, पर नेल को यहाँ पर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो मैंने उसे एक बेहतर जिंदगी ऑफर की, पर नेल ने फिर भी मुझे मना कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। एलिशा बोली, ऐसा हो सकता है कि उसे लगता है कि तुम भी एक स्लेव हो और अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाओगे, और बैंडिट जैसे लोग किसी को भी जाने नहीं देते, और अगर कोई बचकर निकल भी जाता है बैंडिट्स उसे ढूंढकर मार डालते हैं, और क्योंकि वो यहीं पर पली बड़ी है उसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इससे बचकर निकल सकती है। वो बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। एलिशा बोली, इसका मुझे एक ही अच्छा सोल्यूशन दिखता है, यहाँ के सभी बैंडिट्स को मार दो तो नेल का पीछा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। वो बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर ह्यूमंस को पता लग गया मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ तो वो मेरे लैंड पर कब्जा करने लग जाएंगे। बेहतर होगा तुम इसे करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हीरोज बैंडिट्स को तो मारते ही रहते हैं। और इससे पहले कि एलिशा कुछ कहती, वो उसके बॉडी के अंदर वापस से ब्लड डालने लगता है, जिससे वो फिर से रीजनरेट हो सके। वही जब बैंडिट्स नीचे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि एलिशा की बॉडी किसी ज़ॉम्बी की तरह आड़ी टेढ़ी घूम रही है। उसके बोन्स और टिश्यू वापस से बन रहे थे, जिसका दर्द एलिशा पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। वही बैंडिट्स कंफ्यूज हो रखे थे, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो उससे जबरदस्ती रेगिलिया की लोकेशन पूछ सकते हैं। तो एक बैंडिट उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन एलिशा बड़ी ही आसानी से उसकी कुटाई करके उसकी तलवार छीन लेती है। ये देखकर बाकी के बैंडिट्स डर जाते हैं और वो उसके ऊपर साथ में हमला करने का डिसाइड करते हैं। क्लेन लूना से बोला, तुम फिक्र मत करो, एलिशा पहली ह्यूमन है जिसने मुझ पर स्क्रैच डाला था, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ नेल काम के पास वापस जाती है, जहाँ वो देखकर खुश थी कि वो अभी भी ठीक है, लेकिन इतनी चोट लगने के बाद भी वो काफी खुश दिख रही थी। तो नेल बताती है कि तुम यहाँ पर बाहर से आई थी, लेकिन वो यहीं पर पली बड़ी और उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। काम उससे कहती है कि वो ऐसे बात नहीं कर सकती और उसे शक होने लगता है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। नेल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस सोच रही थी बाहर जीने में कैसे लगता होगा, क्योंकि आज किसी ने उसे बाहर जाने के लिए पूछा था। लेकिन तभी काम उसे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो ऐसे सपने देखना बंद करे। यहाँ के बैंडिट सिर्फ उन्हें ही स्लेव जैसा देखते हैं और जब उनका मन भर जाएगा वो किसी को भी मारकर फेंक देंगे। तो अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ में मिलकर रहना है, वो ऐसी बातें नहीं कर सकती। और उससे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि उससे पहले नेल को बाहर जाने के लिए किसने पूछ लिया। उसी वक्त वहाँ पर ब्रोको पहुंच जाता है, जिसने उनकी सारी
सारी बातें सुन ली थी। उसे देखकर कार्म डर जाती है। वही ब्रोको यहाँ पर नेल को ले जाने आया था। कार्म उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉस के आगे कुछ भी नहीं कह पाती और उनके जाने के बाद वो परेशान हो रखी थी, क्योंकि नेल के अलावा कोई और बच्चों को दूध पिला नहीं सकता। इसके बाद उसके पीछे से वहाँ पर क्लेन आ जाता है, जिससे काम बताती है कि उसे दोबारा दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि नेल ने एक ऐसा सपना देखने की गलती की है जो कभी सच नहीं हो सकता। उसने पूछा कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, और जब काम उसकी आंखों में देखती है तो वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ ब्रोको नेल को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जा रहा था, जिसे नेल ने पहले कभी नहीं देखा था। ब्रोको बताता है कि ये पहले एक बड़ा मैजिक ओर माइन हुआ करता था। मैजिक ओर के काफी यूज है, जैसे जिस लैम्प को वो यूज कर रहा है उसमें मैजिक ओर को पीस के डाला हुआ है और उसमें इंसेक्ट ऑयल मिलाया हुआ है, और एक बैंडिट बनने से पहले उसने अपना बहुत सारा समय मैजिक ओर की रिसर्च में लगाया था। तभी ब्रोको लैम्प को बंद कर देता है और वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, और जब ब्रोको दोबारा से लैम्प ऑन करता है उसके पीछे वही ट्रोल खड़ा था। वो बोला, मेरे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे मिक्सचर क्रिएट करने पर बनते थे जिससे मैं बेटी जैसे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकूं। इसकी वजह से मैं यहाँ का लीडर भी बन पाया, और लीडर के तौर पर जो तुमने कहा है मैं उसे माफ नहीं कर सकता। ब्रोको के ऑर्डर देने पर बेटी उसके पीछे भागने लगती है। वही नेल उससे भागते हुए सोच रही थी कि काश उसने वो हाथ पकड़ लिया होता। तभी उसे अपने सामने लोना दिखता है और वो उसे माफी मांगती है, क्योंकि वो उसे दोबारा दूध नहीं पिला पाएगी। तभी बेटी उसे पूरी तरह से खा जाती है, जिसे देखकर लोना रोने लगता है, पर क्लेन उसे समझाता है कि दुनिया इसी तरह काम करती है। वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन वो किसी का खाना नहीं छीनना चाहता। वही वो ट्रोल को देखकर कंफ्यूज था, क्योंकि वो कभी भी किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। तभी ब्रोको बेटी को क्लेन को भी खाने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसे देखकर बेटी की फटी पड़ी थी और वो डर के मारे नेल को भी उगल देता है। इसके बाद वो लोना और क्लेन को वहाँ से दूर भेज देता है। वही ब्रोको जो पीछे मुड़कर देखता है, वो ये देखकर हैरान था कि दो लोग वहाँ से गायब थे। ब्रोको को लगता है कि उसने ऐसा किसी तरह का मैजिक यूज करके किया है, लेकिन क्लेन को तो ये भी नहीं पता कि मैजिक होता क्या है। पर ब्रोको को लगता है कि वो बस बहाने बना रहा है, और वो उसे एक ड्रग दिखाता है जिसे उसने मैजिक और जड़ी बूटियां और पैरासाइट से बनाया था, जिससे वो ट्रोल्स के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, और वो इसे परफेक्ट करके ह्यूमंस को भी एक दिन कंट्रोल करना चाहता है। वो ड्रग को आग में डालकर उसका धुआं बना देता है, जिसकी वजह से बेटी फिर से उसके कंट्रोल में आ जाती है, और क्योंकि इससे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, अब बेटी क्लेन के ऊपर हमला कर देती है। वही उससे मार खाते वक्त उसका दिमाग खराब हो रखा था, क्योंकि एलिशा ने उसे मैजिक जैसी चीज के बारे में बताया नहीं था। दूसरी तरफ एलिशा अभी भी बैंडिट से लड़ रही थी। उसने अभी तक 8 बैंडिट्स को मार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, और उसकी तलवार टूट भी चुकी है। इतने सारे बैंडिट्स को हराने के लिए उसे एक अच्छी तलवार चाहिए, तो वो उसी नदी की तरफ भागने लगती है। लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखती है कि मॉन्स्टर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, तो अगर वो कूदती तो उसकी मौत पक्की है। तो वो लकड़ी के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने लगती है, और जब बैंडिट्स उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, वो रस्सियों को काटने लगती है, जिसकी वजह से ज्यादातर बैंडिट सीधा पानी में गिर जाते हैं। और जब वो सभी मॉन्स्टर्स खाने में बिजी थे, एलिशा खुद को एक बैरल में छुपा कर नीचे जाने लगती है। ऑक्सीजन न आने की वजह से उसे मरने का कोई भी डर नहीं है, उसे बस नीचे गिरने का इंतजार करना है, और फिर वो तलवार को ढूंढ सकती है। एलिशा पानी में डूबती जाती है, पर क्योंकि वो मर नहीं सकती थी, सांस न आने की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस तलवार तक पहुंचने के लिए उसे ये सब सहना ही होगा। तभी वो बैरल जमीन पर टकरा जाता है, और एलिशा को सामने ही वो तलवार दिख रही थी। वो रेगिलिया को पाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे पकड़ते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, उसके सामने वही मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो लेक के बॉटम में नहीं है, बल्कि एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर है। इसके बावजूद भी एलिशा रेगिलिया को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल देता है और पानी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से एलिशा भी उसके मुंह के अंदर चली जाती है। पर किसी तरह उसने तलवार को भी पकड़ लिया था। एलिशा उस तलवार को यूज करने लगती है और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के दांतों को काट कर उसके मुंह से बाहर आ जाती है। वो घायल हो रखी थी, लेकिन इस रेगिलिया की स्पेशलिटी पानी है, तो उसे यकीन है कि इसकी मदद से वो सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सकती है। वही इस दौरान वो सोच रही थी कि वो हीरो हारा कैसे, क्योंकि उसके पास इतनी पावरफुल तलवार थी, और उसे लगता है कि इसकी वजह वही मॉन्स्टर है जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, जिसके बारे में उसने बस कहानियों में पढ़ा है, जो करोड़ों सालों से ही जिंदा रहते हैं। एलिशा जैसे ही ऊपर पहुंचने वाली थी, छोटे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें काटते हुए पानी के ऊपर आ जाती है। बैंडिट जब उसे जिंदा देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद एलिशा के हाथों में उन्हें वही रेगिलिया दिखती है, और उनके लिए शौक अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही वो आसपास के सभी बैंडिट्स को खाने लगता है। किसी तरह एलिशा वहां से बच जाती है, पर उसे पता है कि वो एंशिएंट बीस्ट को नहीं हरा सकती। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो भी बैंडिट्स के कैंप में है, और बैंडिट्स के साथ क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से जाने वाली थी, तभी बचे कुछ बैंडिट्स उसके सामने आ जाते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। वो बोली, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लोगों को बचाऊंगी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है, और वो मॉन्स्टर उन बचे हुए बैंडिट्स को भी खा जाता है। एलिशा को लगता है कि ये मॉन्स्टर पानी में ही रहते हैं, तो वो होपफुली यहाँ से बाहर नहीं आएगी।
जाएंगे। और क्लेविटस ने उनसे सभी बैंडिट्स को मारने को कहा था और टेक्निकली उसने वो सब कर दिया है। वही सभी बैंडिट्स को खाने के बाद वो मॉन्स्टर वापस से पानी के अंदर चला जाता है। तभी क्लेन उससे बात करने लगता है, जितना मैंने सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा मुश्किल हुई। ये सुन के एलिशिया गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता ही था तो उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। तो क्लेन बताता है कि असल में वो अभी ऐसी चीज से डील कर रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और हम देखते हैं कि उसने बेटे को मार दिया है और वो एलिशिया को अपने पास बुला रहा था ताकि वो उसकी क्लास ले सके। वही ब्रोको की फटी पड़ी थी क्योंकि क्लेन ने बेटी को बिना हाथ लगाए मार दिया था, लेकिन भागते भागते उसने अपने सामने लूना दिखता है। वही एलिशिया क्लेन के पास पहुंच जाती है, लेकिन क्लेन उससे बताता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गई है। तभी उसका ध्यान उसकी नई तलवार पर जाता है। ये देखते ही एलिशिया उससे कहती है कि उस तलवार को उससे ना छीन ले, जिसके लिए क्लेन मान जाता है। आगे क्लेन उससे उस स्मोक के बारे में बताता है जिसका नॉर्मल जानवरों और ह्यूमंस पर कोई भी असर नहीं होता और डार्क बीस्ट पर होता है। यहाँ तक कि वो भी ढंग से सूंघ नहीं पा रहा है और उसके कान भी कब से बज रहे हैं। वो अपने असली फॉर्म में आकर पूरे केव को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो नहीं जानता कि लूना यहाँ पर है कहाँ। लेकिन क्लेन एलिशिया से कहता है कि वो स्मोक के बारे में कुछ करे, लेकिन वो उसे बताती है कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मैजिक यूज कर सकते हैं और मैजिक यूज करने के लिए भी आर्केन स्टोन की जरूरत पड़ती है। ये सुन के क्लेन फिर से उसे यूजलेस बुलाता है, जो सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है कि जिन हीरोज को उसने मारा था उसमें से कुछ हीरोज मैजिक यूज कर सकते थे, लेकिन क्लेन कब का वहां से आगे बढ़ चुका था। लेकिन उसे भी लगा था कि लूना अब तक मारी गई होगी। एलिशिया उससे पूछती है कि वो क्या करेगा अगर लूना उसे मरी हुई मिली। वो बोला लूना के मरते ही ह्यूमैनिटी से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास उन्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं होगी। ये सुनकर एलिशिया का शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि वो इंसानों को सिर्फ एक ही तरीके से सेफ रख सकती है और वो है लूना को जिंदा रखना। आगे बढ़ने पर उसे खून के निशान दिखते हैं, लेकिन नेल इस हालत में नहीं थी कि वो क्रोल करके भी कहीं जा सके, तो जरूर उसे कोई घसीट कर लेकर गया है। दूसरी तरफ हम ब्रोको को देखते हैं जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा है और नेल ने उसके कोट को पकड़ के रखा है और बार बार लात मारने के बाद वो उसे छोड़ नहीं रही और वो अपने कोट को भी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा है और वो लूना को यहाँ से अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं। जब वो लूना के पास पहुंचा था वो एकदम से रोने लगता है, जिसकी वजह से उसका लैंटर्न एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर ब्रोको समझ जाता है कि लूना के पास मैजिक टैलेंट बहुत ज्यादा है और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो खोया हुआ प्रिंस है और वो उसका यूज अपने फायदे के लिए करना चाहता है। तभी उसके सामने एलिशा आ जाती है, जिससे देखकर वो हैरान था और वो उससे पूछता है कि उसके बंदे कहाँ पर है। तभी क्लेन आ जाता है और उसे बताता है कि उसके सभी लोग किसी मॉन्स्टर का खाना बन चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जैसे ह्यूमंस अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, अंत में वो किसी चीज का खाना ही बनने लायक है। तभी ब्रोको उन्हें धमकाने लगता है और कहता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो वो लूना की उंगलियां काट देगा। पर क्लेन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे कर सकता है। तभी एलिशा उसे चुप कराती है क्योंकि भले ही वो उसे हिल कर सकता है पर फिर भी लूना को दर्द होगा। एलिशा उस तलवार को बाहर निकालती है और दीवार में फेंक देती है। उस रेगिलिया को देखकर ब्रोको हैरान हो रखा था और एलिशा उससे कहती है कि वो एक हाथ से उसे नहीं निकाल पाएगा, तो बच्चे को रख कर वो तलवार लेकर यहाँ से चला जाए, लेकिन अगर उसने उस बच्चे को कुछ भी किया तो वो उसे खुद मार देगी। लेकिन ये सुनकर ब्रोको हंसने लगता है। अगर एक हीरो अपने रेगिलिया को ऐसे ही देने को तैयार है, यानी इस बच्चे की कीमत उस रेगिलिया से कहीं ज्यादा है, यानी ये सच में प्योर ब्लड हाइडन रॉयल है। और वो इस बच्चे के बदले बाकी के रेगिलिया की लोकेशन पूछता है और क्लेन से ऑर्डर पाने के बाद वो उनकी लोकेशन बता देती है। लेकिन लोकेशन का पता लगते ही वो एक इनविजिबिलिटी पोशन का यूज करता है और लूना के साथ खुद को गायब कर लेता है, लेकिन उसकी बकबक बंद नहीं होती, जिसकी वजह से एलिशा को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करके उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। लूना के रोने की वजह से उन्हें उसका भी पता लग जाता है और जैसे ही क्लेन पाउडर को हटा रहा था वो फिर से विजिबल होने लगती है। आगे एलिशा उससे नील के बारे में पूछती है क्योंकि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी वो लूना को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्लेन बोला इसे बचाने के लिए मुझे डार्क ब्लड का यूज करना होगा और जब तक मैं इसे ठीक करूंगा तुम्हें फिर से मरना होगा। एलिशा इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है क्योंकि अब तो उसे मरने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। क्लेन एलिशा के अंदर से अपना डार्क ब्लड निकाल लेता है और नेल को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिससे उसका लुक भी काफी चेंज हो गया था। वो क्लेन से पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया था। वो बोला बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें तो जिंदा किया है और तुम्हें इस लड़की ने बचाया है। ये सच में बाकी ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद एलिशा फिर से जिंदा हो जाती है और जिंदा होते ही वो अपनी तलवार को ढूंढने लगती है। इसके बाद क्लेन उससे लूना को पकड़ा देता है और कहता है कि वो उसके साथ चले। कुछ वक्त बाद बाहर आते ही क्लेन एलिशा से रेगिलिया छीन लेता है और कहता है कि जब उसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो उसे वापस कर
देगा। तभी वहाँ पर नेल आती है जो कि जाने की सारी तैयारियां कर चुकी थी। वही एलिशा ये देखकर हैरान थी कि वो इतना वजन कैसे उठा पा रही है और उसे लगता है कि क्लेन ने उसकी बॉडी पार्ट्स को किसी ताकतवर बंदे से रिप्लेस कर दिया है। वही एलिशा को अब एक तलवार की जरूरत थी तो नेल उसे बताती है कि ब्रोको के डेस्क के नीचे बहुत सारी तलवारें पड़ी है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और क्लेन से वहां जाकर तलवार लेने की परमिशन मांगती है और परमिशन मिलते ही तलवार को लेने चली जाती है। अंदर उसे कुछ आर्मर, पैसे और तलवार मिल जाती है। वही दूसरी तरफ क्लेन के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है और जब वो उस तलवार को ट्राई कर रही थी तभी क्लेन उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और क्लेन रियलाइज करता है कि जितना उसने सोचा था ये शरीर तो उससे भी ज्यादा कमजोर निकला। लेकिन इससे पहले कि वो उसे और कुछ बताता वहां पर गार्ड पहुंच जाता है। तभी अचानक से वो एलिशिया के ऊपर हमला कर देता है पर वो उसे डॉज कर लेती है, लेकिन उसका अटैक नहीं रुकता। वो हवा से ही उसके ऊपर लगातार हमला करता ही जाता है और एलिशिया बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को रोक पा रही, जिसके बाद पीछे हटके वो एलिशिया के ऊपर हवा से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर उड़ते हुए जाते हैं और वो बंदा उनके पीछे बाहर आ जाता है। वो बोला, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और मेरा काम सिर्फ उस लड़के से है, तो अगर तुम चली जाती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। पर एलिशिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी और वो अपने दिमाग को क्लियर करके उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन एन वक्त पर क्लेन उसे रोक देता है और क्योंकि वो उसके ऑर्डर्स रिफ्यूज नहीं कर सकती थी उसकी बॉडी अपने आप ही वहां पर रुक जाती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी लड़ाई वाले मोड में था। तो क्लेन उसे मुक्का मारकर होश में ले आता है और बताता है कि अगर उसने उसे रोका ना होता तो गार की लात ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते और उसे बताता है कि इस आदमी ने उन पर हमला एक गलत फहमी की वजह से किया है। गार्क यहाँ पर ब्रोको को ढूंढते हुए आया है क्योंकि उसे पता लगा था कि यहाँ पर कोई इंसान ट्रोल को कंट्रोल कर रहा है और उसे नेल से बिल्कुल ट्रोल जैसी खुशबू आ रही है। तो उसे लगा कि क्लेन ही वो बंदा है जिसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये सुनकर उसे सारी बातें समझ में आ जाती है और वो नेल को यहाँ से दूर भेज देता है, जिसके बाद वो एलिशिया को बताता है कि वो असल में एक डार्क बीस्ट है और एक इल्यूजन से उसने अपना शेप ह्यूमन जैसा किया है और जहाँ तक उसे पता है कि सिर्फ एक ही डार्क बीस्ट है जो कि इस लेवल का इल्यूजन मैजिक परफॉर्म कर सकती है, वो है लॉर्ड ऑफ द वेस्ट, लेकिन उसकी क्लेविटिस के साथ बिल्कुल नहीं बनती तो वो उसके पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता। गार्क उससे पूछता है कि वो है कौन और वो इतना सब कुछ कैसे जानता है। क्लेन उसे बताता है कि वो क्लेविटिस का एक सर्वेंट है, जिसके बाद गार्क भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है और बताता है कि जैसे क्लेविटिस ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है वैसे ही जाथियर भी इसके बारे में सोच रही है और वो जाथियर का सर्वेंट है। जिसके बाद वो क्लेन से कहता है कि वो भी अपने डार्क बीस्ट होने का सबूत दे, तो वो अपनी एक पूंछ को रिवील कर देता है। वही इतने सारी इंफॉर्मेशन की वजह से एलिशिया का दिमाग फटने लगा था। एक मिनट, क्लेविटिस के अलावा और भी डार्क बीस्ट है जो कि ह्यूमंस का रूप ले सकते हैं और उनकी तरह बात कर सकते हैं, तो हम हीरोज आखिर इससे क्यों लड़ने गए थे। एलिशिया के दिमाग का सूप बनता हुआ क्लेन नोटिस कर लेता है और उसे बताता है कि ज्यादा डार्क बीस्ट नहीं है जो कि ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं या फिर उनकी लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो इसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और उसे बताता है जाथियर के अलावा ह्यूमंस के बारे में ज्यादा डार्क बीस्ट नहीं सोचते क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत कमजोर है और उनकी भाषा बोलना भी उनके लिए बेइज्जती की बात है। जिसके बाद गार्क उससे पूछता है कि वो एक हीरो के साथ क्या कर रहा है क्योंकि वो तो उनके दुश्मन है। क्लेन बोला, ये एक ह्यूमन तो है पर अभी मेरे कंट्रोल में है और इसके जरिए मैं ह्यूमंस के बारे में जान रहा हूँ और बाकी दो ह्यूमंस का भी यही काम है। और अब तुम बताओ जाथियर ह्यूमंस को मारने के बारे में क्यों सोच रही है, उसे तो बस उन्हें देखना पसंद है। गार्क बताता है कि कुछ दिन पहले डार्क बीस्ट के बच्चे चोरी हो गए और वहाँ पर उसे एक पोशन मिला, तो जाथियर ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ह्यूमंस की दुनिया में भेज दिया और अगर ये सच निकला कि ह्यूमंस डार्क बीस्ट के बच्चे चुरा रहे हैं तो वो खुद सभी ह्यूमंस को खत्म कर देगी। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लेन को लगता है कि डार्क बीस्ट की किडनैपिंग और इन बैंडिट्स के बीच में कुछ लेना देना है, क्योंकि रात को काम ने उसे बताया था कि जो भी बच्चा यहाँ पर पैदा होता है उनके टैलेंट की वजह से कुछ लोग उससे खरीद लेते हैं और ब्रोको लूना के साथ भी यही करना चाहता था। क्लेन को लगता है कि डार्क बीस्ट की किडनैपिंग और ह्यूमंस बच्चों को खरीदना ये किसी तरह मिला हुआ है और जिस टैलेंट को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो शायद मैजिक है। एलिशिया को लगता है कि ये काम विजार्ड्स का है जो कि वॉर में मैजिक को टूल्स की तरह यूज करते हैं। विजार्ड्स ने कुछ सालों में लड़ने का तरीका ही बदल दिया है और अब कौन सी साइड वॉर जीतेगी ये इस पर डिपेंड करता है कि किसके पास ज्यादा पावरफुल विजार्ड्स है। और जिसने वॉर में सबसे पहले विजार्ड्स का यूज किया था वो है जनरल ट्रेल, जिसे ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जाना जाता है और ये वही आदमी है जिसने एलिशिया के फादर की जान ली थी। दूसरी तरफ जनरल ट्रेल के आदमी 50,000 सोल्जर्स के साथ हाइडन के रून्स की तरफ जा रही है ताकि वो उसे कैप्चर कर सके और एस्लिन की आर्मी उन्हें रोक रही है और उनके पास सिर्फ 6,000 सोल्जर्स है और ना के बराबर विजार्ड और रीइंफोर्समेंट को आने में भी कम से कम 3 दिन लगेंगे। लेकिन उनके कमांडर के पास एक प्लान था। हाइडन का वेस्ट का गेट छोटा है और ईस्ट में बड़ा, तो अगर वो वेस्ट के गेट से अंदर जाते हैं तो उन्हें उनकी आर्मी से लड़ने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें हाइडन की आर्मी की मदद चाहिए होगी। उनके हालत के बारे में उसने पहले ही लेटर भेज दिया है पर अंदर के सोल्जर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एक सोल्जर बोला, क्या ये बात सच है? क्लेविटस ने हाइडन की रॉयल फैमिली पर अटैक कर दिया है। अगर ट्रेल यहाँ पर आया है तो ये बात सच्ची होगी। वो जरूर हाइडन के रॉयल फोर्स को ढूंढने आया है। अगर वो फोर्स ट्रेल के हाथ में लग गया तो हमारे मैजिक वेपन्स भी खत्म हो जाएंगे और वो फोर्स एक बहुत
बहुत पुराना मैजिक आइटम है और जो भी मैजिक के ऊपर रिसर्च करता है वो उसे पाना चाहता है। तभी उन लोगों को खबर मिलती है कि हाइडन का ईस्ट गेट खुल चुका है और उसे खोलने वाला एक विजार्ड है जिसका नाम मे है, जो कि ट्रेल के सबसे पावरफुल विजार्ड में से एक है। वो ट्रेल को बताता है कि यहाँ पर सच में हमला किया था और उन्होंने पूरी रॉयल फैमिली के मारे जाने का कंफर्म कर लिया है और सिर्फ एक को छोड़कर 6 महीने का रॉयल प्रिंस, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा। वही कुछ बैंडिट से उसे खबर मिली है कि उनके पास एक छोटा बच्चा है और उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्राउन प्रिंस जैसा है और ट्रेल उससे कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, बस किसी तरह उस बच्चे को उसके पास लेकर आए। दूसरी तरफ क्लेन और बाकी सब एक टाउन के पास में रुके हुए हैं जहाँ पर नेल सभी के लिए कॉफी बनाती है और जब क्लेन उसे पीता है वो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद नेल उस बंदे के बारे में पूछती है क्योंकि जब वो वापस आई थी वो अचानक से गायब हो गया। विजार्ड्स और मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद गार्क रिपोर्ट देने के लिए चला गया है तो वो शायद ही उनसे मिलने वाला है, पर क्लेन उससे कहता है कि अगर वो उनसे मिला तो वो उन पर अटैक नहीं करेगा। तभी एलिशिया टाउन से पूछताछ करके वापस आ जाती है। वो उसे बताती है कि हाइडन की सिचुएशन बहुत खराब है। किंग के मरने के बाद बोरैट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। एस्लिन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की और वो फेल हो गए, लेकिन क्लेन को समझ नहीं आता कि एस्लिन हाइडन को क्यों बचा रहा है। एलिशा बताती है कि एस्लिन और बोरैट किंगडम काफी समय से आपस में जंग लड़ रहे हैं और एस्लिन उनसे मैजिक में पीछे है, इसलिए वो नहीं चाहती कि बोरैट के हाथ वो फोर्ज लगे जिससे हाइडन की रॉयल फैमिली वेपन बनाया करती थी। और हाइडन में कोई विजार्ड नहीं है जो कि उस फोर्ज को ऑपरेट कर सके क्योंकि किंग ने वहां पर मैजिक को बैन कर दिया था। तभी नेल एलिशा को कॉफी देती है जो कि उसे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इस दुनिया में कॉफी बहुत रेयर है। इसके बाद नेल लूना को दूध पिलाने ले जाती है और एलिशा उसकी तारीफ करने लगती है, जो सुनकर क्लेन को लगता है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसे किसी भी प्रकार की चुम्मा चाटी करने से मना करता है। ये सुन के एलिशा उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी और उसे मेन प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए। अगर बोरेट फोर्स को भी ले आते हैं तो बिना रॉयल ब्लड के वो फोर्स को ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाइडन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बोला और इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस लूना को किंग बनाना है। एलिशा उसे समझाती है अगर बोलेट ने वहां पर कब्जा कर लिया तो लूना कभी भी किंग नहीं बन पाएगा और हाइडन के रॉयल ब्लड बहुत ज्यादा रेयर होता है तो लोग उसे देखते ही पहचान जाएंगे और प्योर रॉयल ब्लड हाइडन के अंदर आर्केनसाइट को इफेक्टिवली रिफाइन करने का सीक्रेट है। इसलिए उन्होंने ड्रैगन स्लेयर ट्रेल को इन सब का लीडर बनाया है जो कि लूना को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ट्रेल और उसके फादर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी एक दिन अचानक से ही ट्रेल उनके पास आ गया और उनकी जान ले ली, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि सबसे बेहतर शॉट्समैन वो है। पर वो यहीं पर नहीं रुकता, ट्रेल उनके घर को भी जला देता है। ये सब देखकर एलिशा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर की तलवार उठाने वाली थी, लेकिन उसका फादर उसे रोक देता है क्योंकि अगर उसने तलवार उठा ली तो ट्रेल उसे भी मारने से कतराएगा नहीं और वो मरते वक्त उससे कहता है कि वो बदले के पीछे ना जाए बल्कि एक ऐसी हीरो बने जो लोगों को बचाती है। और एलिशा क्लेन से कहती है कि अगर वो अपने प्लान को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहता है तो उसे हाइडन को बचाना ही होगा। इसके लिए क्लेन तैयार हो जाता है और एलिशा भी उसके साथ जाना चाहती थी और क्लेन उसे मना कर देता है क्योंकि अगर लोगों को पता लगा कि एक बीस्ट के साथ ह्यूमन काम कर रहा है तो उसका प्लान फेल हो सकता है और अगर विजार्ड सच में बीस्ट के बच्चों को चुरा रहे हैं तो वो इस जानकारी से वहां पर इंटरफेयर कर सकता है और इससे उसे विजार्ड की ताकत का भी पता लग जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने फादर का बदला लेना चाहती हो और ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, वैसे भी तुमने अपने फादर से वादा किया था कि तुम बदला नहीं लोगी। एलिशा बोली मेरे फादर ने कहा था कि ट्रेल से लड़ने की वजह से वॉर छिड़ सकती है और ऐसा कोई हीरो नहीं करेगा, पर मैंने कब का हीरो बनना छोड़ दिया है। वैसे भी मैं बस एक जिंदा लाश हूँ जो कि डार्क ब्लड पे चल रही है, तो मैं अपने फादर का बदला ले सकती हूँ। क्लेन बोला तुमने हीरो बनना छोड़ दिया, तुम्हारे हिसाब से एक हीरो क्या होता है? तुम भले ही खुद को हीरो ना समझती हो पर मुझे यकीन है कि तुम नेल के लिए एक हीरो हो, तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी इतनी बेहतर हुई है। एलिशा रियलाइज करती है कि वो सच कह रहा है और पीछे रहने के लिए मान जाती है, जिसके बाद क्लेन ट्रांसफॉर्म होकर बोलेट की आर्मी की तरफ जाने लगता है। वही बोलेट की आर्मी ने हाइडन के एक और किले को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वही एस्लिन के सोल्जर्स अभी भी उनका पीछा ही कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे वो बंदा भी है जो कि लूना को ढूंढता हुआ हाइडन किंगडम में गया था। दूसरी तरफ एलिशा और नेल उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ लोगों की भीड़ एक बैंडिट को मार रही थी और वो ब्रोको का साथी था। वही नेल अभी भी उन बैंडिट से डरती थी तो एलिशा उसे वहां से ले जाती है और उस शहर के लोगों ने जो भी बैंडिट देखा था उन्हें फांसी पर लटका दिया है। लेकिन जो भी उनके आसपास हो रहा है वो उससे काफी परेशान हो गए हैं। पहले क्लेवेटस का अटैक, फिर बोलेट आर्मी का अटैक और अब जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर, और वो लोग कसम खा रहे हैं कि वो खुद के टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ एलिशा नेल से कहती है कि वो उसे हीरो कहकर ना बुलाए और जैसे वो होटल के अंदर जाते हैं दो बंदे उनसे पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि उन दोनों के पास हथियार थे और तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है कि जिस तरह की चीजें चल रही है लोगों के पास हथियार होना नॉर्मल है और अपने बच्चों को डांटने लगती है और अपना नाम कारी बताती है। वो उस बच्चे को देखकर पहचान जाती है कि वो हाइडन का प्योर ब्लड है। वो उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और उनके जवाब पर ही डिसाइड होगा कि वो उनके साथ क्या करेंगे। एलिशा कहती है कि वो उस बच्चे के गार्ड्स है और किसी भी हाल में उस बच्चे को बचाना चाहते हैं। कारी को उनकी स्टोरी पर यकीन हो जाता है और कुछ पैसों के बदले वो उन्हें
एक रूम दे देती है और वो अपने बेटे से कहती है कि वो उनका सामान ऊपर पहुंचा दे। पर जब वो नेल का सामान उठाने लगते हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा भारी लगती है और नेल अकेले उठा रही थी। उसे उठाने के लिए दो हटे कटे मुस्टंडे लगते हैं। इसके बाद वो रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ खिड़की से एक स्पाइडर उन्हें देख रहा था जिसे कि विजार्ड में कंट्रोल कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो अपने सोल्जर्स और इंसेक्ट्स के साथ उस टाउन के बाहर पहुंच चुका है। वही नेल और एलिशिया लूना के पहले दाग को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। तभी कारी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आती है। एलिशिया जब नीचे खाना खाने जाती है तभी लोग लेविटस और हीरोज की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ सबके सब हीरोज की बेइज्जती करने में लगे हैं और कहते हैं कि हाइडन में जो कुछ भी हुआ इस सब का जिम्मेदार हीरोज ही है। एलिशिया रियलाइज करती है कि यहाँ पर हीरोज की कोई इज्जत नहीं है और वो चुपचाप खाना लेकर ऊपर जाने लगती है। तभी खिड़की से कोई चीज अंदर आती है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। नॉर्मल इंसेक्ट नहीं है, ये डार्क बीस्ट फॉरेस्ट से आया है, तो इसकी ताकत कई डार्क बीस्ट के बराबर है। एक बंदा ये सब देख डर के वहाँ से बाहर चला जाता है, पर मैंने पहले ही उस पूरे एरिया को कीड़ों से घेर लिया था, तो बाहर जाने के बाद वो उन्हीं कीड़ों का खाना बन जाता है। मैं उन्हें बताता है कि उसने पूरे टाउन को चारों तरफ से घेर लिया है, तो जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। कारी उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बताता है कि वो ट्रेल आर्मी का सुप्रीम विजार्ड है और वो यहाँ पर ये कंफर्म करने आया है कि जो हाइडन का बच्चा यहाँ पर है उसमें रॉयल ब्लड है या फिर नहीं। तभी एलिशिया को नेल के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि मैंने पहले ही वहाँ पर अपने सब ऑर्डिनेट को भेज दिया था जिसका नाम ने है, जिसने बेड फ्रेम्स की मदद से नेल को दीवार में दबा रखा है। ने के अटैक की वजह से लूना रोने लगता है। वही नेल कंफ्यूज हो रखी थी कि वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच कैसे गई। ने उससे बताती है कि वो बुलेट आर्मी की एक पावरफुल विजार्ड है और आयरन से बनी किसी भी चीज को वो रिपेल या अट्रैक्ट कर सकती है और इसी तरह वो एक्स को रिपेल करके वहां पर पहुंच गई। इसके बाद ने लूना को एक मेडिसिन खिलाने लगती है। इसकी वजह से अगर किसी के पास मैजिक टैलेंट होता है तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर कलर चेंज नहीं होता तो इसकी वजह से वो मर सकता है। वो जबरदस्ती लूना को उसे खिलाने लगती है और नेल उसे रोकने के लिए चिल्ला रही थी और उसकी आवाज सुनकर एलिशिया उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी मैं इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो ये देखकर हैरान था कि हाइडन के बच्चे के साथ एक फीमेल शॉर्ट्समैन भी थी, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस उसे मारना चाहता है। वही लूना अभी तक उस मेडिसिन को नहीं खा रहा था और नेल अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। ने उससे कहती है कि इन सबका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपने पावर से बुलेट्स को भी रोक सकती है और जिस बेड फ्रेम से उसने दबा रखा है उसे हटाने के लिए तो 2 बुल्स की भी ताकत लगेगी। लेकिन तभी नेल को गुस्सा आ जाता है और वो बेड फ्रेम को धक्का दे देती है जिससे वो सीधा घर के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एलिशिया भी उस अटैक से बच चुकी थी और वो इंसेक्ट को लात मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर मैं समझ जाता है कि आखिर एलिशिया है। वहां पहुंचने पर एलिशिया देखती है कि उसने ने को हरा दिया था और किसी तरह नेल ने 2 बेड फ्रेम को नीचे भी फेंक दिया है। एलिशिया उसे बताती है कि ये सब लोग लूना के पीछे है, तो जब तक क्लेन वापस नहीं आ जाता इन्हें इनसे बचना होगा। लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और एलिशिया नेल से कहती है कि वो उस पर भरोसा रखे और नीचे कूद जाए और जैसे ही वो दोनों नीचे कूदते हैं एलिशिया सभी बग्स को काट देती है। तभी ने को होश आ जाता है और वो एक्स को उनकी तरफ फेंकती है, लेकिन वहाँ पर बग्स इतने सारे थे कि वो उन्हीं को लग जाती है और वो रियलाइज करती है कि इतने सारे बग्स के बीच में उसकी पावर कोई काम नहीं आएगी, तो उसे इसके बारे में मे को बताना होगा। वही वो इस चीज से अभी तक हैरान थी कि उसने बेड फ्रेम्स को इतनी दूर कैसे फेंक दिया। वही बाहर वो दोनों देखते हैं कि बग्स उनका पीछा नहीं कर रहे थे, यानी उन सबको सिर्फ फोटो को घेरने का ऑर्डर मिला है। उन्हें लगता है कि जंगल में जाकर वो सभी बग्स से बच जाएंगे, पर जैसे वो जंगल में जाते हैं वहाँ पर और भी ज्यादा बग्स है। एलिशिया बार बार अपनी तकनीक को यूज नहीं कर सकती थी, तो वो इन सभी बग्स को नहीं मार पाएगी, इसलिए नेल के साथ वो ऐसी जगह ढूंढने लगती है जहाँ वो बग्स अंदर ना घुस पाए। दूसरी तरफ ने मे को बताती है कि वो दोनों यहाँ से बचकर भाग चुके हैं और वो मेडिसिन को भी टेस्ट नहीं कर पाए। मैं बोला, लगता है हमने उन्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो पीले बाल वाली एक लड़की हीरो है। जब जनरल ट्रेल ने उसके फादर के साथ लड़ाई की थी मैं वहीं पर था। एक हीरो आम बच्चे के साथ ट्रैवल क्यों करेगा, यानी हम बिल्कुल सही बच्चे को ढूंढ रहे हैं और अब हमें टेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और उन सबको टॉर्चर करने का ख्याल से वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। इसके बाद वो टाउन के सिटीजन्स को एक जगह पर इकट्ठा करता है। बुलेट की आर्मी ने हमें यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कीड़ों से हमें डरा दोगे? हम सबके पास हथियार है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो, और उससे पहले ये बताओ कि तुम इस कंट्री में क्या कर रहे हो। मैं उनसे कहता है कि वो उनकी कंट्री में जबरदस्ती नहीं घुसे है, बल्कि उन्हें डार्क बीस्ट किंग से बचाने आए हैं। वो पहले ही एक बार हमला कर चुका है और अगर उसने दोबारा हमला किया तो उससे वो लोग खुद को नहीं बचा पाएंगे। टाउन वाले उससे पूछते हैं कि वो खुद तो यहाँ पर इतने सारे बग्स को लेकर आया है, ऊपर से उन्होंने उसके एक साथी को भी मार दिया। पर मैं कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। वो यहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स को ढूंढते हुए आए हैं, जिनमें से एक लड़की उन 13 हीरोज में से एक है जिसकी वजह से हाइडन का ये हाल हुआ है, और वो उन सभी को उनके साथ काम करने को कहता है ताकि वो एलिशा को पकड़ सके। दूसरी तरफ बुलेट की आर्मी एक रिवर के पार जा रही थी और ट्रेल को पता लग जाता है कि वहाँ पर पहले से ही एस्लिन की आर्मी मौजूद है और वो उन्हें बाहर आने को कहता है। तभी एस्लिन आर्मी का कमांडर रोड उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस नदी को पूरी तरह से जमा देता है। इसकी वजह से सभी सोल्जर्स के पैर जम जाते हैं और
एस्लिन की आर्मी बोलेट की आर्मी पर भारी पड़ने लगती है, जबकि उनके नंबर्स बहुत ज्यादा कम है। वही रोड को देखकर ट्रेल पहचान जाता है कि वो हीरो रॉयस का डिसेंडेंट है और उनके हाथ में जो वेपन है उसका नाम फ्रॉस्ट फ्लावर है, जिसकी मदद से हीरो रॉयस ने एक बार डार्क बिस्ट की सभी आर्मी को हरा दिया था। ट्रेल बोला, तुम अभी भी इसकी ताकत को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाए हो, इसलिए तुमने जगह जगह विजार्ड्स खड़े किए थे जिन्होंने इस नदी का तापमान कम कर दिया और तभी तुम इसे जमा पाए। रोड ट्रेल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ट्रेल आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद रोड अगले अटैक से उसके घोड़े को पूरी तरह से जमा देता है, जिसकी वजह से उसे नीचे उतर कर रोड से लड़ना पड़ता है। दोनों की टक्कर बिल्कुल बराबरी की लग रही थी, लेकिन तभी ट्रेल अपनी तलवार की पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ड्रैगन का पंजा आ जाता है और इसकी मदद से वो रोड को घायल कर देता है। अपने कमांडर को नीचे गिरा हुआ देखकर एस्लिन की आर्मी उसकी मदद करने जाने लगती है, लेकिन ट्रेल उनके ऊपर भी अटैक करने लगता है और वो एस्लिन की आर्मी के साथ अपनी आर्मी की भी उड़ा देता है। और वो कहता है कि जो लोग दुनिया की जंजीरों को नहीं तोड़ सकते और यहाँ से आगे बढ़ने लायक ताकतवर नहीं है, उन्हें दुनिया के पार जाने का कोई हक नहीं है। रोड कंफ्यूज हो रखा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है और वो किन जंजीरों के बारे में बात कर रहा है, तो ट्रेल उसे बताता है कि उसका गोल हीरोज के लीडर्स को डिस्ट्रॉय करना है। उन्हीं लेजेंड्स की वजह से तो वो ऐसे अपोनेंट से लड़ने जाते हैं जिन्हें हराना नामुमकिन है और वो उसी चीज को बदलना चाहता है। ट्रेल रोड को जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि वो एक वर्ती अपोनेंट था और अब तक वो भी समझ गया होगा कि वो ट्रेल को नहीं हरा सकता। ट्रेल अपने आर्मी के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर क्लेवेटस पहुंच जाता है। साउथ के बीच लॉर्ड को देखकर उन सबकी डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। उसे देखकर क्लेवेटस पहचान जाता है कि वही ट्रेल है। उसने पूछा, जिस मैजिक को तुम यूज कर रहे हो वो कहाँ से आया है? वही ह्यूमंस और डार्क बीस्ट के बच्चों को चुरा रहा है और इसका लेना देना उस मैजिक से है जिसे तुम यूज करते हो। ट्रेल बोला, तुम सच में सिर्फ मेरे से ये सवाल पूछने आए थे? मुझे लगा था कि लॉर्ड ऑफ द बीस्ट को कुछ और काम भी होगा। वो बोला, अगर मेरी टेरिटरी में कोई घुसपैठ करता है उसे सजा देना भी मेरा काम है, यही इस दुनिया का लॉ है। ट्रेल उससे पूछता है कि उसे किसने हक दिया इस दुनिया के लॉ को डिसाइड करने का, लेकिन उसकी बकबक से एक क्लेवेटस को गुस्सा आ चुका था और वो अपनी टेल से उसे उठाकर हवा में ले आता है। ट्रेल बोला, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, इसलिए मैंने ये स्पेल बनाई है ताकि मैं तुम्हें सील कर सकूं। जिसके बाद वो प्रिजन ऑफ द डार्क ब्लू स्पेल को कास्ट करता है और उसकी बॉडी सैक्रिफाइस होकर ब्लड में बदल जाती है, जो क्लेवेटस को चारों तरफ से घेर लेता है। जब सारी चीजें खत्म होती है, वहाँ पर सिर्फ ट्रेल की तलवार बचती है और उसका खून जिसने क्लेवेटस को घेर कर रखा है, लेकिन ट्रेल मरा नहीं। ट्रेल को कास्ट करने से पहले उसने अपनी चेतना तलवार में डाल दिया था। अब उसके पास कोई इंसानी शरीर नहीं है, बल्कि उसका शरीर स्वॉर्ड के मैजिक से बना है और उसे लगता है कि एक डार्क बिस्ट लॉर्ड भी उसके स्पेल से नहीं बच सकता। जिसके बाद वो क्लेवेटस को मरने के लिए वही छोड़कर अपने आर्मी के साथ जाने लगता है। वही एलिशा और नेल छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी एलिशा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और हम देखते हैं कि टाउन के सभी लोग उन दोनों को ढूंढने निकल पड़े हैं। सभी गांव वाले बचपन से ही यहाँ पर रहते थे, तो उन्हें उन दोनों को जंगल में ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो सारी मची हुई तबाही के लिए हीरोज को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कहते हैं कि हीरोज ने कभी ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वो उनके टैक्स के पैसों से मजे उड़ाया करते थे। लेकिन नेल कहती है कि वो एलिशिया पर भरोसा करती है क्योंकि उसी के वजह से वो वहाँ पर खड़ी है। उनके बार बार बुलाने के बाद भी एलिशिया और नेल बाहर नहीं आते, तो एक बंदा घर के साथ उन्हें भी जलाने जाता है, लेकिन एन वक्त पर पेट आकर उसे रोक देता है। ये जगह हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, तुमने इसे जलाने के बारे में सोचा भी कैसे? हम बाहर के किसी भी इंसान की हर बात क्यों मानेंगे? वह घर के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वह इस टाउन का डिफेंस का इंचार्ज है और अगर एलिशा चुपचाप बाहर आती है तो वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वो बस उससे कुछ सवाल करना चाहता है। तो एलिशा वहां से बाहर आ जाती है। मार्क देखता है कि उसके पास उसका रेगिलिया नहीं है। क्या तुमने पैसे के लिए उसे बेच दिया? एलिशा उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, क्लेवेटस की लड़ाई के समय उसका रेगिलिया गुम हो गया था। ये सुनकर मार्क समझ जाता है कि सभी हीरोज बहुत बुरी तरह से हारे होंगे। अगर तुम यहाँ अपनी तलवार बेचकर आई होती, मैं तुम्हें खुद ही मार चुका होता, लेकिन तुम हार कर आई हो। पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, हमें डार्क बीस्ट को हराने के लिए हीरोज भेजते रहना चाहिए ताकि हम दुनिया को बड़ा कर सके, या फिर जहाँ हम हैं वही चुपचाप रहना चाहिए? एलिशा उस दिन को याद करती है जब वह क्लेवेटस से लड़ रही थी और उसने उसे हवा में उछाल दिया था। उसने डार्क बीस्ट के आगे की दुनिया भी देखी थी, जो गोल थी और जिसका कोई अंत नहीं था। इसलिए वह चाहती है कि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते रहना चाहिए, वरना वहाँ क्या है उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और यह सब उसने ऐसे इंसान से सीखा है जो उसे घटिया तरीके से ट्रीट करता था। लेकिन अगर वो उसे नहीं मिली होती तो उसकी दुनिया देखने का नजरिया भी कभी नहीं बदलता। अब क्योंकि वो जानती है कि दुनिया असल में कितनी बड़ी है, वह उसके बारे में और जानना चाहती है। ये सुनकर मार्क उससे कहता है कि वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी एक सेंटीपीड पे बैठकर मैं
वहां पर आ जाता है और मार्क के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर एलिशा उस सेंटीपीड के टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन मेनार्ड उससे बचने में कामयाब होता है और वहां पर उसने अपने बाकी के बक्स को भी बुला लिया है। एलिशा सभी विलेजर्स को हट के अंदर जाने को कहती है और वह खुद बाहर रहकर उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन यह सब कुछ मेनार्ड के लिए मनोरंजन जैसा था, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे भी बग है जो जहरीले हैं, और जब वो इन बड़े बग्स को काट रही थी एलिशा ने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और उनमें एक ऐसा मकड़ा भी था जिसका जहर उसके खून को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यह सुनकर एलिशा घबरा जाती है, क्योंकि उसी ब्लड की वजह से वो जिंदा है जो क्लेवेटिस ने उसे दिया था। मैं पहले हीरोज को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन बचपन में एक आग में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और हीरोज ने कुछ भी नहीं किया, और वह तब से ही उनसे नफरत करता है। पॉइजन की वजह से एलिशा का शरीर कांपने लगता है, लेकिन बग्स आना बंद नहीं करते। वह उनसे लड़ रही थी, तभी वो क्लेवेटिस का सिर देखती है जो उससे कहता है कि जो भी वह कर रही है उसे जल्दी खत्म करे, उसे उसकी मदद की जरूरत है। वही एलिशा जब सारे बग से लड़ रही थी, कुछ छोटे छोटे बग क्रैक्स के जरिए विलेजर्स के पास जाने लगे हैं, तो वो उन्हें अपने पैरों से कुचल देती है, और गाँव वालों को वहाँ पर जो भी छोटा सामान मिलता है उससे वो उन क्रैक्स को ढकने लगते हैं। तभी मैं एक बड़े से स्कॉर्पियो को समन करता है और उसे एलिशा पर अटैक करके उसे पानी में फेंक देता है। यह देखकर क्लेवेटिस समझ जाता है कि वह पॉइजन उसके ब्लड पर काम कर रहा है, लेकिन यह उनकी मैजिकल ब्लड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। पर उस पॉइजन ने एलिशा की हीलिंग को रोक दिया है और अब वो अमर नहीं है। वही पूरे जंगल में लार्वा भरे हुए हैं जो लकड़ी को खा रहे हैं, और विलेजर्स देखते हैं कि उनकी छतों को भी खाना उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ने काफी सारी टाउन के लोगों के साथ वहीं पर वो बोले तुम मेनार्ड के साथ वही हीरो के पीछे क्यों नहीं गई। ने कहती है कि वो जब लड़ता है वह आसपास की हर चीज को तबाह कर देता है और वो भरी जवानी में मरना नहीं चाहती। मैं बताता है जो लार्वा है वो सेंचुरी में एक बार पैदा होते हैं जो पूरे एरिया के साइकिल को ही बदल देते हैं, और वह उन्हें अपने मैजिक से कंट्रोल कर रहा है। और क्योंकि यहाँ के लोग लकड़ी पर ही निर्भर करते हैं, तो एक बार जंगल खत्म हो गया तो वो भी नहीं बचेंगे। यह सुनकर एलिशा पानी से बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि काफी सारे लार्वा कोकून के अंदर है, और कुछ सेकंड के अंदर ही उनमें से सैकड़ों बग्स बाहर आते हैं और सीधे एलिशा पर अटैक करने जाते हैं। एलिशा उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन उनके पंखों पर कुछ अजीब सा लगा होता है, जिसकी वजह से एलिशा को दिखने में दिक्कत हो रही। मैं इस मौके का फायदा उठाता है और स्कॉर्पियन से उसे ऊपर अटैक कर देता है। वो वहां से बचने की कोशिश करती है, लेकिन सभी इंसेक्ट उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और एलिशा को वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। ग्लेन जानता है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वह यहाँ पर मारी जाएगी, तो वह अपने शैडो से सिम स्प्लिटर को बाहर निकालता है। मेनार्ड देखता है कि वह तलवार रेगिलिया जैसी दिख रही थी। ग्लेन एलिशा से कहता है कि वह इन सभी इंसेक्ट्स को पानी जैसा देखे और एक ही झटके में उन्हें खत्म कर दे। एलिशा एक तलवार के स्विंग से वहां मौजूद सभी इंसेक्ट को खत्म कर देती है। सभी इंसेक्ट की मौत टाउन में बैठे लोग भी देख पा रहे थे, और ने को यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई इंसान भी कर सकता है। मे के सभी इंसेक्ट्स को एक झटके में मार सकता है। वही सभी इंसेक्ट के मरने की वजह से उसका मैजिक जेम स्टोन टूटने लगता है, यानी अब वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता। एलिशा उसे चमाट मार के उसे बेहोश कर देती है। वही लड़ाई की वजह से एलिशा बहुत थक चुकी थी और वो वहां पर बेहोश हो जाती है। जब तक नेल एलिशा के पास आती है, वह देखती है कि ग्लेन वहां पर पहले से ही मौजूद था, लेकिन वह असल में बस उसका क्लोन है। एलिशा उससे पूछती है कि कम से कम उसने ट्रेल को तो हरा दिया, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो वही है। उसके पास कोई डार्क बीस्ट लॉर्ड की पावर है और उसे हराना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद हम हेडन किंगडम को देखते हैं, जहाँ के 80% सर्वाइवर्स को सेफ बंकर्स में पहुंचा दिया गया, लेकिन लूना की माँ अभी भी वही मौजूद है, क्योंकि वह अपने बेटे को ढूंढे बिना वहां से नहीं जाना चाहती। एक बुढ़िया उससे पूछती है कि उसे कैसे पता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, तो वो बताती है कि वह फोर्ज अभी भी जल रही है, यानी उसको यूज करने वाला अभी भी मौजूद है। वह तो पहले से ही ये आज से जानना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि हीरोज डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद वो वहाँ पर फेवियो आता है और बताता है कि ट्रेल के पास 50,000 की आर्मी थी, लेकिन एस्लिन की आर्मी में सिर्फ 6,000 लोग थे, तो वो उनके सामने नहीं टिक पाए। लेकिन एस्लिन की आर्मी के हारते ही वहाँ पर क्लेवेटिस आ गया, जिसने ट्रेल की आधी आर्मी को खत्म कर दिया।
दिया, पर एंड में ट्रेल ने किसी स्पीयर में उसे कैद कर लिया है और ट्रेल अपनी बची हुई आर्मी के साथ उनकी तरफ आ रहा है। आज तक कोई भी डार्क बीस्ट लॉर्ड को हरा नहीं पाया था, तो टालू को समझ नहीं आ रहा कि ट्रेल ऐसा कैसे कर पा रहा है। फेवी को लगता है कि ट्रेल एक पुराना हीरो है और उसके पास हेडन का बनाया हुआ वेपन है, शायद इसी वजह से वह क्लेविटेस को हरा पाया। पर टाल कहती है कि वह एक हीरो कहलाने के काबिल नहीं है और वह ट्रेल के वेपन को तोड़ना चाहती है, क्योंकि उनके पास हैमर ऑफ किंग्स जिससे रेगेलिया बनाया भी जा सकता है और उसे तोड़ा भी जा सकता है। वही ट्रेल अपनी आर्मी के साथ हेडन के काफी करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ टाउन के लोगों का नजरिया हीरोज के प्रति बिल्कुल बदल गया है और वे फिर से उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। एलिशिया ने से ट्रेल के बारे में पूछती है कि वो किस डार्क बीस्ट लॉर्ड के साथ मिला हुआ है, लेकिन ने को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और उसे लगता है कि वह पागल हो गई है। लेकिन क्लेन को पूरी तरह यकीन है कि ट्रेल किसी डार्क बीस्ट लॉर्ड से मिला हुआ है, क्योंकि सिर्फ वही है जो डार्क ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। ट्रेल मेरे सामने एक मच्छर की तरह है, लेकिन अगर उसके पीछे एक डार्क बीस्ट लॉर्ड का हाथ है तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन अगर सच में एक डार्क लॉर्ड मेरे पीछे आ रहा है तो इसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। एलिस उससे पूछती है कि वो अपने असली बॉडी को छोड़कर यहाँ क्यों आया, लेकिन क्लेन उससे बताता है कि वह अपने असली बॉडी को छोड़कर नहीं आया है, बस वहाँ पर एक चीज है जो उसके शैडो में छुपी हुई है। अगर उन सबको लगेगा कि उन्होंने उसे हरा दिया है तो वह बिना किसी फिक्र के कहीं भी आ जा सकता है, और ट्रेल को हराने से पहले वो ये पता लगाना चाहता है कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। तभी ने खड़ी होती है और कहती है कि वे सिर्फ हाइडन की फोर्स का यूज करना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें प्रिंस की जरूरत थी। इसके बाद वो अपने ग्लव्स को बाहर निकाल कर उस पर अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों भाई लूना और नेल को लेकर आ रहे थे, लेकिन कार्ड के चक्कों में लोहा था, तो ने सबसे पहले उन दोनों भाइयों को मारती है, जिसके बाद वो कार्ड के साथ नेल और लूना को लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस गैरेज में क्लेन आ जाता है। वो बोला, चलो सारथी, रथ को ट्रेल की तरफ ले चलो, और हमें पता चलता है कि ये सब असल में उनका प्लान था और उन्हें जानबूझकर ऐसा कैरेज बनाया था जिसे ने कंट्रोल कर सकती है। एलिसिया उसे याद दिलाती है कि उसकी तलवार लोहे की नहीं है, तो अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करती है तो वो उसे मारने में जरा भी हिचकिचाएगी नहीं। जब वे लोग वहाँ से जा रहे थे, टाउन के लोग उन्हें बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये देखकर वो चिढ़ते हुए पूछता है, थोड़ा बहुत हीरो वाला काम करके अच्छा लग रहा है तुम्हें? यह सुनकर एलिसिया उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि उसने सच में हीरो वाला काम किया है। वो सब ठीक है, पर मैंने उनकी मदद की है। नेल कहती है कि एलिशिया बिल्कुल वैसे ही हीरो है जैसे उसने कहानियों में पढ़ा था, और उसे यकीन नहीं होता कि लूना एक प्रिंस है, इसलिए उसे लगता है कि शायद उसे लूना को चुना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो एक आम इंसान है। क्लेन बोला, तुम्हारी ताकत इससे डिसाइड नहीं होती कि तुम कहाँ पर पैदा हुई, तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, और अगर तुम लूना की माँ तुम्हें एक नौकर समझेगी तो तुम उसे मार देना। एलिशिया चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम प्रिंसेस को ऐसे ही नहीं मार सकते। तुम्हें लगता है कि ऐसी हरकतें करके तुम उसका एडवाइजर बन जाओगे? वो बोला, हाँ बिल्कुल, इनमें कौन सी बड़ी बात है। आगे वो एलिशिया से बोला, उसे अकेले ही ट्रेल से लड़ना होगा क्योंकि वो खुद को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहता, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है क्योंकि उसे अपना पुराना बदला भी लेना है। कुछ देर में वे सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अटैक शुरू भी हो चुका है और ट्रेल प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा है। यह देखते एलिशिया ने उसका हाथ घुमाया और कैरेज को ट्रेल की तरफ मोड़ देती है। वही प्रिंसेस अपनी आर्मी के साथ ट्रेल से लड़ने के लिए तैयार है। टाला अपने आर्मी को याद दिलाती है कि उनके वेपन लगभग उनके रेगिले जितने ताकतवर हैं, तो वे ट्रेल से लड़ सकते हैं। उसकी आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन ट्रेल के सामने वे सब बस कीड़े मकोड़े थे। तभी पीछे खड़े आर्चर्स उसके ऊपर तीर चला देते हैं, लेकिन वो सभी अटैक से बच जाता है और खुद को एक तलवार में बदल लेता है। उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, तो सारे शील्ड होल्डर्स प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे भी ट्रेल के सामने नहीं टिक पाते और एक ही स्विंग में वह उन्हें अपने रास्ते से हटा देता है और प्रिंसेस को उसकी गर्दन पकड़ के उठाता है। ट्रेल बोला, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम कभी भी किंग नहीं बन सकते। टाला जानती थी कि वो किंग नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है। किंग केवल वही बन सकता है जिसमें सबसे पावरफुल रॉयल ब्लड हो, और डायरेक्ट वंश के खत्म होने पर रिलेटिव किंग बन सकते हैं, लेकिन ट्रेल ऐसा नहीं होने देगा। टाला जानती है कि हैमर के एक अटैक से उसका वेपन दम तोड़ सकता है, लेकिन किसी को ट्रेल का ध्यान भटकाना होगा। तभी वहाँ पर एलिशिया आती है। ये सब देखकर टाला कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन यह उसके लिए बेस्ट मौका था और वह अपने हैमर से उसके वेपन पर स्ट्राइक करती है, लेकिन एन वक्त पर ट्रेल और एलिशिया के वेपन आपस में टकराते हैं और प्रिंसेस को समझ नहीं आता
कि उसका हैमर उसके वेपन से लगा भी या नहीं। वही नेल और क्लेन दूर से उन दोनों की लड़ाई देख रहे थे। नेल को एलिशा की फिक्र होने लगती है और क्लेन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हारती है या जीतती है। ट्रेल और जो भी उसके साथ मिला हुआ है वे हेडन के फोर्स के पीछे है, तो वह उनसे पहले उस तक पहुंचना चाहता है और इसीलिए वो अपने साथ लूना को लेकर आया है। और क्लेन पहले से ही जानता है कि फोर्स कहाँ पर है और वो वहां पहुंच जाता है। वह आसानी से दीवार को तोड़ सकता था, लेकिन क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी तो नेल से कहता है कि वह पत्थर को धक्का दे, लेकिन नेल को नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती है। तब क्लेन बताता है कि जब उसने उसे हील किया था तब उसने एक ट्रोल की पावर उसके नाजुक हाथों में डाल दी थी, यानी वह सबसे ताकतवर ट्रोल से भी ज्यादा ताकतवर है। नेल दीवार को हल्का सा धक्का देती है, पर उसकी ताकत हद से ज्यादा थी, तो वह हल्का सा दिया हुआ धक्का उस पत्थर को उड़ते हुए भेज देता है और वह सीधा वहां पर जाता है जहां पर फोर्स के प्रोटेक्ट करने वाली आर्मी खड़ी थी और वे सब एक झटके में निपट जाते हैं। अब क्लेन उन सभी सोल्जर्स को अपनी शैडो के अंदर खींच लेता है। इसके बाद क्लेन लूना के हाथ को उस फोर्स के सामने रख के सील पर रखता है। दूसरी तरफ गार्क वहां पहुंचता है। वहां पर ट्रेल पहुंच चुका होगा। गार्क बोला, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने तुम्हें पीटता हुआ देख लिया था, तो फिर से तुम उससे क्यों लड़ना चाहते हो? वो बोला, पर फिर भी मैं हेडन की फोर्स को उसके हाथों में जाने नहीं दे सकता। अगर ये ट्रेल को मिल गया तो वह मैजिक का यूज करके पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये सुनकर गार्क को जातियर की बात याद आती है कि उसने बताया था कि मैजिक की वजह से दुनिया में कुछ बुरा होने वाला है। गार्क सोचता है कि वह क्लेन की तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक ह्यूमन की मदद ले सकता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, अगर रोड ने उसके किसी भी काम में दखल अंदाजी की तो वह उसे मार देगा। इसके लिए रोड मान जाता है। जिसके बाद वो लूना के हाथ रखने के बाद भी फोर्स का दरवाजा नहीं खुल रहा था, जो देखकर क्लेन कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि वह तोड़कर अंदर नहीं जा सकते हैं, तो वो उसे ऊपर से देखने जाता है। लेकिन फर्नेस से इतनी हीट बाहर आ रही थी कि कोई भी नॉर्मल बीस्ट राख में बदल जाएगा, लेकिन क्लेवेटस बीस्ट लॉर्ड है, वह चाहे तो आग में बैठकर भी जिंदा रह सकता है, तो वो सीधा नीचे कूद जाता है। वही बाहर नेल के सामने एक अजीब सा आदमी आता है और जब वो देखती है कि वो कौन है तो वह उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद हम क्लेन को देखते हैं, जिसने आधे रास्ते में पता लगा लिया था कि वो इतनी आग में टिक नहीं सकता था, तो वो एक ईंट की शैडो में छिप गया जिसे उसने रास्ते में गिराया था। वह फोर्स की पावर्स को देखकर हैरान था, जो कि यूज में न होते हुए भी इतनी ज्यादा गर्म है। वह अंदर जाकर उसे चेक करना चाहता था, लेकिन उसे पता है कि वह अंदर गया तो वह वापस नहीं आएगा। तभी क्लेन देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और नेल नीचे गिरी हुई है। तभी रूम की फेलिशा अभी भी ट्रेल से लड़ रही है, लेकिन ट्रेल उसके ऊपर भारी पड़ रहा है और कहता है कि वह अपने पिता जितनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। ट्रेल उसे अपने अटैक से पीछे धक्का देकर वापस फोर्स की तरफ जाने लगता है। वही एलिशा उड़ती हुई ट्रेल के सोल्जर्स के पास आती है, लेकिन उसके पास फालतू लोगों से लड़ने का समय नहीं था और जैसे ही उसकी नजर ट्रेल पर जाती है वह उसकी तरफ जाने लगती है। ट्रेल वापस से उसी दीवार पर पहुंच जाता है जहाँ क्वीन ने सोल्जर्स उसके ऊपर तीरों से अटैक कर देते हैं, लेकिन वे सभी ट्रेल पर कुछ भी असर नहीं करते। इससे एलिशा को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। वह राइजिंग स्लैश से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस तकनीक को ट्रेल ने ही इजाद किया था, तो वह आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है और ट्रेल बहुत सारे स्लैश से एलिशा पर अटैक कर देता है। ट्रेल हैरान था कि एलिशा के हाथ पांव अभी भी उसके शरीर से जुड़े हुए हैं। ट्रेल बोला, तुम तो सच में कमाल की हो, जैसा कि स्वॉर्ड मास्टर की बेटी को होना चाहिए। एलिशा बकवास बंद करने को कहती है और पूछती है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा था। वो बोला, तुम्हारे पिता और मैं एक ही स्कूल में तलवारबाजी सीखते थे और जब हीरो बनने की बात आई तो हम एक दूसरे के अपोनेंट बने। लगता है तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ड्रैगन स्लेयर क्यों कहा जाता है और तुम्हारे पिता ने हीरो बनना क्यों छोड़ दिया। 25 साल पहले ट्रेल और मार्गो एक टूर्नामेंट में आमने सामने थे और जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा उसे पहला रेगिलिया मिलेगा जो किंग ने बनाया है। उस वक्त भी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से पूरी ताकत से लड़े। मार्गो इस मैच को जीत जाता है और ट्रेल इस बात से दुखी था कि वो हीरो नहीं बन पाएगा, लेकिन वह फिर भी मार्गो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। टूर्नामेंट को जीतने के बाद उसे स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल मिलता है और साथ ही रेगिलिया भी। जैसे ही वो तलवार उसके हाथ में आती है वह उसकी ताकत को महसूस कर सकता था, पर किंग उसे बताता है कि वह रेगिलिया अभी भी इनकम्प्लीट है, तो उसे खुद ही उसे
कंप्लीट करना होगा। मार्गो को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहता है, तो किंग उसे बताता है कि सभी रेगिलिया में सोल्स होती है और जिस चीज को भी वो सबसे पहले मारेगा उसकी सोल उस तलवार के अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो उसे अपने पहले टारगेट को सोच समझकर चुनना होगा। कुछ समय बाद वे दोनों एक ढाबे पे बैठे थे, जहाँ मार्गो ट्रेल को बताता है कि वह नॉर्दर्न ड्रैगन की तरफ जाएगा क्योंकि वह अपनी तलवार का पहला शिकार उस ड्रैगन को बनाना चाहता है। लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन का नाम सुनते ही जाता है कि अगर वे डीमन किंग को हराना चाहता है तो उन्हें ड्रैगन की सोल को ट्रैप करना ही होगा। ट्रेल जानता है कि ये घटिया ट्रेडिशन है, हजारों सालों में आज तक इसे कोई पूरा नहीं कर पाया। हीरोज डार्क बीस्ट से लड़कर उन्हें हराते हैं, ये सब बस कहानियों में है। लेकिन ट्रेल जानता है कि अगर ये कहानियां सच है तो सिर्फ मार्गो ही है जो डार्क बीस्ट लॉर्ड को हरा सकता है। इसके बाद वे दोनों अपनी टीम के साथ ड्रैगन से लड़ने पहुंचते हैं, लेकिन जितना उन्होंने सुनने लगता है कि मार्गो सच में उस ड्रैगन को हरा सकता है। लेकिन जब वो अपने फाइनल अटैक के लिए जा रहा था, एक पत्थर पर उसका पैर फिसल जाता है और ड्रैगन के लिए वो मिली सेकंड काफी थे। वह मार्गो पर अटैक करके उसके पैर को काट देता है और मार्गो समझ जाता है कि अब वो हीरो नहीं बन सकता। आखिर में मार्गो ने अपने तलवार को ट्रेल की तरफ फेंक दिया था, पर इतना करते ही ड्रैगन अपने पैरों से उसे दबा देता है। ट्रेल रेगिलिया को पकड़ के उस ड्रैगन की गर्दन काट देता है। कुछ है कि वह तलवार कितने ज्यादा ताकतवर है। तभी ट्रेल को अपने पीछे डार्क बीस्ट लॉर्ड की प्रेजेंस फील होती है। उसे देखकर उसकी पूरी फट जाती है। कुछ समय बाद वो खून से सना हुआ उठता है और फिर भी उसका शरीर पूरी तरह ठीक था। इसके बाद वो मार्गो और एक और सर्वाइवर के साथ वापस सिटी में आ गया और मार्गो ने हीरो बनने का सपना छोड़कर एक सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर दिया। इन सब के बाद ट्रेल को लोग ड्रैगन स्लेयर बुलाने लगे, लेकिन इस सब बातों से ट्रेल को यकीन हो गया कि ये सारी कहानियां झूठी है और सच्चाई उन सबसे छुपाई जा रही है जो केवल हेडन के किंग ही जानता है। एलिशा ने पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैजिक वो चीज है जो लोग से छुपाई गई है? उस समय के बाद से जो आवाजें मेरे कानों में गूंज रही है वो मुझे यही बता रही है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ट्रेल अपनी नेक्रोमैंसर की पावर का यूज करके एक डेड ड्रैगन के स्केलेटन को समन कर लेता है। यह देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है क्योंकि इन पावर्स के बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में लिखा है। वह ड्रैगन एलिशा के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और ट्रेल उसके ऊपर बैठकर फोर्स की तरफ जाने लगता है। लेकिन इतनी ऊपर से गिरने के बाद उसके हाथ और पैर टूट चुके हैं, लेकिन क्लेन के ब्लड की वजह से वह ठीक हो जाती है, पर दर्द अब भी हो रहा था। एलिशा उनके मेंटल लिंक से क्लेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और बताती है कि ट्रेल फोर्स की तरफ जा रहा है। क्लेन बोला, चुप हो जाओ, मेरे सामने एक बहुत कमाल की चीज हो रही है। हेडन का किंग लूना को फोर्स में फेंकने वाला है। तभी प्रिंसेस एलिशा के पास आती है और पूछती है कि क्या बाकी के हीरोज भी जिंदा है। एलिशा बताती है कि उसे छोड़कर बाकी सभी हीरोज मर चुके हैं, लेकिन टाला यह जानकर खुश थी कि कम से कम एक हीरो जिंदा है जो ट्रेल का सामना कर सकता है। एलिशा टाला को बताती है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और वो अभी उसी के साथी के पास है, पर अभी उसे जल्दी वहां जाना होगा क्योंकि ट्रेल भी उसी तरफ बढ़ रहा है। टाला कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। एलिशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह जगह बहुत खतरनाक होने वाली है, पर प्रिंसेस अपने बेटे को छोड़कर चुपचाप यहाँ नहीं बैठ सकती थी, तो एलिशा भी उसे मना नहीं कर पाती। दूसरी तरफ फोर्स का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है और सर कटा लूना को भट्टी की तरफ ले जा रहा था। वह फोर्स के मास्टर से बात करता है और लूना को एक ऑफरिंग की तरह सौंपता है। इतना कहते ही फोर्स खुल जाती है और जमीन पर चीजें बदलने लगती है। क्लेन फोर्स के अंदर एक पत्थर फेंकता है जो अंदर जाने से पहले ही राख में बदल जाता है, तो क्लेन किंग को रोकता है, क्या ये तुम्हारा असली ग्रैंडसन नहीं है? भला तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? क्या ह्यूमंस अपने लोगों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं? किंग कहता है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि फौजी उसे कंट्रोल कर रही है। जो भी यहाँ का किंग बनना चाहता है उससे पहले राख में बदलना होता है और उसी राख से फिर से किंग पैदा होता है। सालों से ऐसा ही चल रहा आ रहा है। पहले नामकरण किया जाता है और इस राख के अंदर उसका असली नाम रखा जाता है ताकि वह फोर्स की किसी भी कमांड को ठुकरा न पाए, और उसे लूना का नाम टॉर्ट रखा था। लेकिन यह फोर्स के अंदर अभी मार्क नहीं किया गया है, तो यह अपनी मर्जी से आग में नहीं जाएगा, इसलिए वो खुद लूना को अंदर डाल रहा है। क्लेन बोला, यानी तुम भी इस फोर्स के अंदर गए थे और राख में बदलकर तुम्हारा फिर से जन्म हुआ, और यही वजह है कि तुम्हारा शरीर अभी भी चल रहा है। किंग बताता है कि उसने अपने बेटे को इसके बारे में पहले ही बता दिया था क्योंकि वह चाहता था कि वह अपना रास्ता खुद चुने, पर डर के मारे उसका बेटा अपनी जान ले लिया और वह ये रिस्क लूना के साथ नहीं लेना चाहता। इसके बाद किंग लूना को फोर्स के अंदर डाल देता है और वह भी पूरी तरह से जल जाता है। दूसरी तरफ ट्रेल अपने ड्रैगन पर फोर्स की तरफ बढ़ रहा है।
प्रिंसेस की वजह से एलिशा बहुत धीरे धीरे जा रही थी, तो वह उसे अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़कर फोर्ज की तरफ जाती है। रास्ते में प्रिंसेस एलिशा को बताती है कि मरने से पहले उसके हस्बैंड ने कहा था कि सभी असली हीरोज जा चुके हैं और जो अब हीरोज उनके पास है वे कभी भी 20 लॉर्ड्स को नहीं हरा पाएंगे। वो उससे पूछती है कि वो इसके बारे में इतना श्योर कैसे है और ये हीरोज की लेजेंड आखिर शुरू कब हुआ था। वो कुछ नहीं कहता और बस उसकी तरफ मुड़कर स्माइल करता है। इससे प्रिंसेस समझ जाती है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो केवल हेडन के किंग ही जानते हैं। यानी उसका ससुर जानता था कि वे अपने हीरोज क्लेवेटस को नहीं हरा पाएंगे, पर फिर भी उन्होंने भेज दिया। एलिशा सोचती है कि अगर हीरोज का कोई लेजेंड ना भी होता तब भी वह उसके क्वेस्ट पर जरूर जाती, क्योंकि ह्यूमंस का डिजायर है कि वे नई चीजें देखना चाहते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वे किसी भी चीज के लिए नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ क्लेन ने लूना को बचा लिया था। असल में जब क्लेन ने किंग के हाथ को पकड़ा था उसी वक्त उसने अपने शैडो से उसे रिप्लेस कर दिया था, और क्योंकि वह फोर्स की कमांड को पूरा नहीं कर पाया था उसकी बॉडी फोर्स के अंदर चली गई। अब क्लेन ये सोचने लगता है कि लूना को पाने के लिए फोर्स क्या करने वाला है। तभी फोर्स क्लेन के ऊपर लावा फेंकने लगता है, लेकिन वह अपनी पावर से उसे ब्लॉक कर रहा था। अगर तुम इस बच्चे को चाहते हो तो उस फोर्स से बाहर आओ। ये सुनकर फोर्स का मास्टर अपने असली फॉर्म में बाहर आता है, जिससे फोर्स की सील भी टूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ट्रेल अंदर जाने लगता है और एलिशा प्रिंसेस को छोड़कर वहां जाने लगती है। वह जानती है कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तभी ऊपर से गार्क आता है जो रोड को सीधे ट्रेल के ऊपर फेंक देता है और रोड अपने होली वेपन को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, जो ड्रैगन के आर पार चला जाता है। लेकिन ट्रेल ने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया था और वह उसे उड़ा देता है। ट्रेल रोड को मारने वाला था पर एन वक्त पर एलिशा उसके ऊपर अटैक कर देती है। यह देखकर रोड उसके साथ टीम अप कर लेता है, क्योंकि अकेले वे ट्रेल को नहीं हरा सकते। ट्रेल बोला, अगर तुम्हारे जैसे 10 और भी आ जाए तो भी मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी उसके माथे पर 2 और आंखें आ जाती है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो दोनों लुढ़कते हुए दूर जाते हैं। ट्रेल एलिशा के ऊपर अटैक करता है और रोड भी उसी अटैक में फंस जाता है। वे दोनों उसकी स्पीड और पावर को देख नहीं पा रहे थे और वो एलिशा के कंधे को घायल कर देता है। एलिशा रोड से कहती कि वो अपने आइस अटैक का यूज करे, तो वो एक बड़े से आइस ब्लॉक को ट्रेल पर फेंकता है, जिसे वो डॉज कर लेता है। और ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था और उसी आड़ में उसके पास एलिशा पहुंच जाती है। इसके बाद फिर से रोड आइस मैजिक का यूज करके ट्रेल का पैर जमा देता है और इस मौके का फायदा उठाकर एलिशा उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे बीच में से काट देती है। एलिशा को लगता है कि वे जीत गए, लेकिन ट्रेल की बॉडी डार्क ब्लड में बदल जाती है और एलिशा समझ जाती है कि वह एक डेमन की पावर है। वह अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए एलिशा का एक हाथ काट देता है, जिसके बाद ट्रेल अपनी बॉडी को ब्लड से फिर से बना लेता है। वो बोला, हम जितनी भी मर्जी कोशिश कर ले, हम कभी असली हीरोज नहीं बन सकते, क्योंकि हम कभी हीरोज बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। जब से हमें मैजिक कास्ट करने के लिए स्टोन की जरूरत पड़ने लगी, तब से असली ह्यूमंस बहुत कमजोर हो गए। असली ह्यूमंस रेस पहले यहाँ राज किया करती थी, लेकिन वे चले गए और हमें इन बकवास कहानियों के साथ छोड़ दिया। इसके बाद वो रोड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो किसी तरह ब्लॉक कर रहा था। दूसरी तरफ क्लेन समझ चुका था कि जो डेमन ट्रेल का साथ दे रहा है वो वार्डन है। वो कभी ट्रू ह्यूमन से मिला ही नहीं, यानी वे 1000 साल पहले ही गायब हो गए थे। जब मैं डीमन किंग बना था, जातियर की उम्र मुझसे ज्यादा है, यानी उसे ट्रू ह्यूमंस के बारे में पता होगा और उसने मुझे नहीं बताया। वही वो इतनी देर से अपनी शैडो से फोर्स के मास्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था और अब उसने फाइनल उसके पावर्स को कम कर दिया है। और वो देखता है कि असल में वह बस एक बुक है, किसी तरह का एंशिएंट मैजिक जो हीरोज के लेजेंड से किसी तरह जुड़ा हुआ है। तो ये छोटी सी बुक ही किंग को राख में बदलती है और उसे वापस बना देती है। एक मिनट, इसी बुक ने हीरोज को मुझसे लड़ने को भेजा और यही बुक वो वजह है जिसकी वजह से मैं कासल पर अटैक किया और पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया। तभी अचानक लेन हंसने लगता है और कहता है कि पूरी दुनिया पॉइंटलेस है, क्योंकि अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने लूना का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और वह उसे नीचे छोड़कर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसका ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह घर जाकर बस आराम करेगा और वह हमेशा से करता आया है। उसे जाता हुआ देखकर लूना रोने लगता है, लेकिन इसमें क्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी मैजिक से बुक की सारी पावर्स खत्म करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन एलिशा उससे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह अब सारी चीजें छोड़कर भाग रहा है। पर क्लेन कहता है
कि उसने पता लगा लिया है कि वार्डन और ट्रेल आखिर क्या चाहते हैं और उसके पास उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं है। वह हीरोज के हर निशान को मिटा देना चाहते हैं और वह इसमें कामयाब होते हैं या नहीं इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एलिसा कहती है कि वो हीरोज की बात नहीं कर रही है, ना ही ह्यूमैनिटी की, वह लूना की बात कर रही है। क्या वह उसकी आंखों में भी देखकर यह कह पाएगा कि दुनिया का कोई मतलब नहीं है? जो स्पेसीज पहले ही खत्म हो चुकी है वह उन लोगों को लेसर ह्यूमंस कैसे बुला सकती है? वह क्लैन से कहती है कि वह लूना की आंखों में देखे और बताए कि उनका कलर क्या है। पीछे मुड़ने पर क्लैन देखता है कि लूना खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और लगातार रोते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एलिशा बुरी तरह जलती हुई ट्रेल की तरफ बढ़ रही है और अब भी वह उससे कह रही थी कि वह लूना की आंखों में देखे। क्लैन लूना को हाथ में उठाता है और देखता है कि उसकी आंखें ब्लू नहीं बल्कि पर्पल है। दूसरी तरफ ट्रेल हैरान था कि एलिशा उसकी अटैक से भी जिंदा है और वह उसे खत्म करने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी एक पत्थर का टुकड़ा उसके मुंह में जाकर टकराता है। एलिशा देखती है कि उसकी मदद करने के लिए नेल आ चुकी है। एलिशा ट्रेल के अटैक्स को डॉज करते हुए उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि उसे एक नकली हीरो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वह लोगों को बचा सकती है। ट्रेल भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ उसकी तलवार के साथ उसे जुड़ जाता है। यह देखकर ट्रेल समझ जाता है कि एलिशा के पास भी उसकी तरह ही डार्क मैना की पावर्स है। तब तक काफी देर हो चुकी थी और एलिशा नीचे खड़ी पानी की धार का यूज करके स्ट्रीम स्प्लिटर की पूरी ताकत का यूज करती है और वो उसके हाथ से ड्रैगन के सर को काट देती है। पर असल में ट्रेल ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था और इन सब के दौरान उसने एलिशा को भी घायल कर दिया था। वह जमीन की तरफ गिरने लगती है और ट्रेल उससे कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, वह अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। पर एलिशा कहती है कि वह उससे बेहतर है जिसने सपना देखना ही छोड़ दिया है, जिसने पहले ही अपनी लिमिट तय कर ली है। यह सुनकर ट्रेल को गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाती है और एलिशा बताती है कि उनकी पूरी फाइट के दौरान वो उसी तलवार को टारगेट कर रही थी। उनकी फाइट के दौरान उसकी तलवार से उसे अजीब सी आवाज आ रही थी जिससे वो समझ गई थी कि प्रिंसेस उस तलवार को हिट कर पाई थी और उसने उसे काफी कमजोर कर दिया था। वही एलिशा जब जमीन पर गिरने वाली थी, एन वक्त पर नेल उसे पकड़ लेती है। वही ट्रेल के फेलियर की वजह से वार्डन उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसके अंदर से डार्क मैना बाहर निकलने लगता है और आखिर में वार्डन उसके स्कल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो मैजिक स्टोन उसके शरीर के अंदर थे वे भी नीचे गिरकर टूट जाते हैं, यानी अब वह दोबारा नहीं आने वाला। पर वार्डन अभी भी जिंदा था और अगर वह इस वक्त यहाँ पर आ जाता तो वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी वहाँ पर क्लेन आता है और उसके साथ लूना भी है। वह एलिशा से कहता है कि वह फिक्र न करे, वार्डन यहाँ पर नहीं आने वाला। दूसरी तरफ प्रिंसेस भी लूना को पहचान जाती है और लूना उसे देखकर बुलाने लगता है। प्रिंसेस रोते हुए लूना की तरफ जाने लगती है, लेकिन क्लेन उसे रोक देता है। एलिशा को लगता है कि वह कहीं प्रिंसेस को मार न दे, लेकिन क्लेन कहता है कि वह हाइडन का किंग है तो वह अपने किंगडम में अपने दोनों पैरों से जाएगा। वह लूना को नीचे खड़ा कर देता है, जिसके बाद वह लड़खड़ाता हुआ अपनी माँ की तरफ जाने लगता है। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर लूना जाकर अपनी माँ से गले लगता है। थकावट और इंजरीज की वजह से एलिशा जमीन पर गिर जाती है और वह रोड से कहती है कि वह सभी सोल्जर्स को बता दे कि ट्रेल मारा जा चुका है। यह सुनकर वॉर खत्म हो जाएगी। उसके बाद रोड वहां से जाने लगता है। वही जब तक उसे पूरी सच्चाई का पता नहीं लग जाता, क्लेन उस बुक को अपने पास ही रखना चाहता है। तभी एक सैलामेंडर क्लेन के पास आता है और उसके थ्रू वार्डन उससे बात करने लगता है। जो तुमने यहाँ पर किया है इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। वो जल्दी दोबारा से अवेकन होगा। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता कि तू असल में क्या चीज है, ना ही मुझे तेरे दुश्मनों से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद वो सैलामेंडर को अपनी शैडो से खत्म कर देता है। रोड दूसरी तरफ बैटल फील्ड में जाता है और सभी को ट्रेल की तलवार दिखाते हुए बताता है कि हीरो एलिशा ने ट्रेल को मार दिया है। बुलेट के सोल्जर्स ट्रेल की तलवार को देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि वह हार चुके हैं और सभी को वापस जाने का सिग्नल भेजते हैं। सभी सोल्जर्स फाइट करना बंद कर देते हैं और बची कुची बुलेट की आर्मी वहां से वापस जाने लगती है। वही गार्ड दूर से सारी चीजें देख रहा था और वो इन सबको रिपोर्ट करने के लिए वापस जाने लगता है। इसके कुछ समय बाद एस्लिन की आर्मी भी वहां पहुंच जाती है और उन्हें रास्ते में वही स्पीयर दिखता है। वे उसके बारे में और जानना चाहते थे, पर उनका हाई प्रीस्ट उन्हें उससे टच करने से रोकता है, क्योंकि वह सेंस कर रहा था कि डेमन लॉर्ड जब चाहे उस स्पीयर से बाहर आ सकता है। दूसरी तरफ क्लेन एलिशा को बताता है कि उसने बैटल फील्ड में उसकी इंजरीज को इसलिए नहीं हील किया क्योंकि वह उसकी पावर को सीक्रेट रखना चाहता था। वही वे श्योर
श्योर नहीं हो सकते कि ट्रू ह्यूमन सच में एग्जिस्ट करते थे। वे पक्के तौर पर सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि बुक ऑफ ट्रू हाइडन को किंग को कंट्रोल कर रही थी, वो भी कई जनरेशन से, और वो ओरिजिनल हीरोज की लीजेंड से भी जुड़ी हुई है। तो शायद जब वे उसे पढ़ेंगे उन्हें और जानकारी मिल सके। लेकिन जो कि बुक के साथ मिली है वो उस बुक को खोलती नहीं। इसका मतलब यही हो सकता है कि वह चाबी कोई और बुक खोलती है, और शायद उस तरह ही और भी बुक्स होंगी। तो आगे कुछ भी करने से पहले वे उनके बारे में पता लगाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर टाला का मैसेंजर आता है और उन सबको पैलेस में बुलाता है जहाँ पर लूना को किंग बना दिया गया है। टाला उन तीनों का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन्होंने लूना और उनकी कंट्री दोनों को बचाया है। यह सब सुनते ही नेल उनसे माफी मांगने लगती है और क्लेन टाला को बताती है कि उसे गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि उसकी जैसी आम इंसान ने किंग को दूध पिलाया था। यह सुनकर टाला इमोशनल हो जाती है और नेल से कहती है कि उसे यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। वह उन तीनों में से उसकी सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि उसी की वजह से लूना जिंदा है। जब सारा रोना धोना खत्म होता है, टाला उनसे पूछती है कि उन्हें कंट्री को बचाने के लिए क्या रिवॉर्ड चाहिए। नेल सीधा मना कर देती है और एलिशा सोचने लगती है कि उसे क्या मांगना चाहिए, लेकिन क्लेन पहले से जानता था उसे क्या चाहिए और एलिशा को लगता है कि वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। तभी क्लेन बोला वो उसे लूना का मैजिक टीचर बना दे। और भाइयों, क्लेवेटस का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।